सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है। गुड मॉर्निंग सभी को। सर बुक कब आएगा? रोज़ ही क्वेश्चन रहता है ना, रोज़ आंसर करते हैं, फिर भी बुक आ जाएगी भाई। ठीक है, 4 से 5 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। रामा देवी से राम 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 राम। ठीक है, चलो चेंज टाइम। क्या टाइम होना चाहिए भाई नितेश, इतना गुस्से में क्यों? कंप्यूटर क्लासेस कब से होंगे? कंप्यूटर क्लासेस का ये है सीन कि सर का जो पेन टैब है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था उस दिन क्लास स्टार्ट करी थी तब। तो नया उनके पास आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये नया शेड्यूल दिया होगा सर ने। ठीक है, तो ये आपका नया शेड्यूल में होंगी और मोस्ट प्रोबेबली आपका ट्यूसडे को कंप्यूटर क्लास होगा। जिन लोगों ने कंप्यूटर अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया कर दें, बिकॉज आपको ही पता है मार्क्स भले ना जुड़ें बट क्वालिफाइंग नेचर का तो होता ही है। ठीक है, ऑलराइट। स्वागत तो करो हमारा, बिल्कुल, क्यों नहीं। अब्दुल रहीम, चलो तो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ बोरोवर फ्रॉम अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी इज नॉट करेक्ट। माइक्रो फाइनेंस कंपनी से उधारकर्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपसे पूछा है। बोरोवर शुड नॉट हैव एनुअल इनकम बियॉन्ड लिमिट, बोरोवर शुड नॉट सीक लोन अमाउंट बियॉन्ड द लिमिट, बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू ऑफर अ कोलेटरल, द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू पे एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड। अब माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या होती हैं? जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स प्रोवाइड करती हैं। वैसे तो माइक्रो फाइनेंस और भी एक्टिविटीज़ करती हैं, लेकिन मेनली उनका काम होता है माइक्रो लेंडिंग करना। माइक्रो लेंडिंग का मतलब होता है कि जो आपका पैसा 1 लाख रुपए से कम धनराशि का होता है। ठीक है, 1 लाख से लेस दैन, ठीक है, लेस दैन ₹1 लाख, इसको हम माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो जैसे यहाँ पे लिखा है द बोरोवर शुड नॉट हैव एनुअल इनकम बियॉन्ड अ लिमिट, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस बोरोवर के लिए जो लिमिट लगा रखी है एनुअल इनकम की वो है 3 लाख रुपए। यानी अगर आपकी 3 लाख उससे कम है तो फिर ही तभी आप इस केस में माइक्रो फाइनेंस लोन ले सकते हैं। बोरोवर शुड नॉट सीक अ लोन अमाउंट बियॉन्ड अ लिमिट, और वो लिमिट क्या है जो अभी मैंने आपको बताया, ₹1 लाख। ठीक है, तो ये भी बात सही है। द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज़ टू ऑफर अ कोलेटरल, जो लोन ले रहा है वो कोलेटरल देने से यानी कि कुछ गिरवी रखने से इनकार नहीं कर सकता है। कर सकता है क्योंकि इसमें कोलेटरल की नीड नहीं होती है। माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग पे अगर हम बात करें, नो नीड ऑफ कोलेटरल, यानी कुछ भी कोलेटरल की नीड नहीं होती है। ऐसे ही तो होता है हमारा मुद्रा योजना में। मुद्रा योजना में भी आपका इसके तहत कोई कोलेटरल का नीड नहीं होता है। मुद्रा स्टैंड्स फॉर व्हाट? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। कब इसको स्टार्ट किया गया था मुद्रा को, ये आप बताएंगे। और उसमें कितने तरह के लोन होते हैं? 3 तरह के लोन होते हैं। कौन कौन से? शिशु होता है, किशोर होता है और तरुण होता है। ये 3 तरह के इसमें आपको लोन्स देखने को मिलते हैं मुद्रा के अंडर में। और इसमें अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें, मुद्रा में कौन फाइनेंसिंग करता है? तो मुद्रा में पूरी तरह से आपका जो सिडबी है वो फाइनेंसिंग करता है। सिडबी स्टैंड्स फॉर व्हाट? सिडबी स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका लखनऊ में। और ये कब बना था? ये बना था आपका 1990 में, 1990 में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीसरा वाला सही हो जाएगा, बिकॉज ये आपसे नॉट करेक्ट पूछा था इसलिए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, 2015 में। शिशु के तहत क्या है कि अप टू यानी कि लेस दैन जो 50,000 रुपीज़ का लोन लिया जाता है वो शिशु कहलाता है। किशोर की अगर बात करें तो 50,000 से 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जो लोन होता है। और तरुण की अगर बात करें तो 5 लाख से लेकर 10 लाख का जो लोन लिया जाता है, जिसकी लिमिट अभी बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 20 लाख कर दी गई है। ये होता है मुद्रा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी कोलेटरल फ्री लोन ही दिया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी कॉजिंग बर्निंग पेन। द फ्लूइड इज, बिच्छू बूटी के पत्तों के चुभने वाले मानव शरीर में तरल पदार्थ इंजेक्ट करते हैं जिससे कि जलन होती है। यह तरल पदार्थ मेथनोइक एसिड होता है, टार्टरिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक होता है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड होता है।
दीपेश मीना सर, आपने व्हाट्सएप एसएमएस का जवाब नहीं दिया। मैंने एसबीआई सभी टीचर्स एसएससी को मेल और कॉल किया है पर कोई से जवाब नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। दीपेश जी, आप प्लीज़ अपना व्हाट्सएप चेक करिए। कल शाम को ही मैंने आपके मैसेज का रिप्लाई किया है। आप एक बार चेक करिए अपना व्हाट्सएप, मैंने रिप्लाई किया है, ठीक है। और जो मैंने रिप्लाई किया है वो मैं आपको बताता हूँ क्या किया है कि आप एक बार ये कंफर्म करिए। मेरे हिसाब से आपने ये कर दिया होगा कि आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया होगा बट उसको सेव नहीं किया होगा, सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया होगा, जितना मुझे पता चला। शायद आपने ये किया होगा, तो इसी वजह से ही हो सकता है कि आपके जो आपने आंसर्स टिक किए वो सेव नहीं हुए और इसी वजह से वो सब 0 0 दिखा रहा है। शायद यही हुआ, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करें तो क्या सही आंसर होगा यहाँ पे, तो ये होगा आपका ठीक है नेटल लीव्स। तो ये मेथनोइक एसिड, जिसको कि फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब मेथनोइक एसिड और किस में देखने को मिलता है, तो स्टिंगिंग, जो स्टिंग ऑफ बी होता है या फिर स्टिंग ऑफ आंट होता है। ओबेद असलम, आपको कितना टाइम लगा पूरा जीके करने में, और कितना टाइम लगा है? सच कोई टाइम तो नहीं है कि भाई मैंने तब स्टार्ट किया और तब ये ख़त्म हो गया, ठीक है जी। तो क्लियर है, सेव नहीं हुआ होगा आपका, ठीक है। आप एक बार उसी में ही दीपेश आप कर देना, ठीक है। आपको पैसे भेजने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप पे ही चैट कर लीजिएगा मेरे से, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टिंग ऑफ बी हो गया, स्टिंग ऑफ आंट हो गया, यानी कि जो चींटी का डंक होता है उसमें भी आपका मेथनोइक एसिड ही होता है, जिसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। अब ये जो नेटल लीव्स होती हैं, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, इसके पास में ही हमें एक मिलता है डॉग प्लांट। ये डॉग प्लांट की खासियत ये होती है कि इसको अगर रगड़ लीजिए आप, जहाँ पे भी आपको ये स्टिंगिंग हुआ है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन होगा, तो वो जो बर्निंग सेंसेशन है इसके रगड़ने की वजह से वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता होगा ज़रा बताइए। टार्टरिक एसिड ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपका आई थिंक मैंने करवाया कल की नहीं करवाया, आई थिंक मैंने नहीं, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, टार्टरिक एसिड जो होता है वो टैमरिंड यानी कि इमली में होता है, और किस में होता है, ग्रेप्स, जो कि हमारे अंगूर होते हैं उसमें होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के जो थिक क्लाउड्स हैं वो किस प्लैनेट में देखने को मिलते हैं, ज़रा ये जल्दी से बताइए। प्लस आपको ये बताना है कि जो लेमन होता है उसमें कौन सा एसिड होता है। प्लस आपको ये बताना है कि जो विनेगर होता है उसमें कौन सा एसिड होता है विनेगर में। एप्पल में कौन सा एसिड होता है, बनाना में कौन सा एसिड होता है, स्पिनच में कौन सा एसिड होता है यानी कि जो पालक होती है। तो लेमन में अगर हम बात करें तो इसमें सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल होता है इसमें। विनेगर में अगर बात करें तो एसिटिक एसिड होता है, और एसिटिक एसिड ऐसे नहीं कि पूरा एसिटिक एसिड का ही बना होता है विनेगर, सिर्फ 5 to 8% आपका ही, सिर्फ इतना ही एसिटिक एसिड होता है विनेगर में। और एसिटिक एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, एथेनोइक एसिड। एप्पल और बनाना की अगर बात करें तो इसमें होगा आपका मैलेइक एसिड, और स्पिनच और टोमेटो में दोनों में होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। स्पिनच यानी कि पालक में, और ऑक्जेलिक और आपका जो टोमेटो होता है उसमें। डॉग प्लांट रगड़ने से इसलिए वो चीज़ आपका जो बर्निंग सेंसेशन है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो डॉग प्लांट है वो बेसिक नेचर का होता है। तो जब आप एक एसिड में एक बेस को रगड़ते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो चलिए इसी बेस्ड एक क्वेश्चन और करिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ यूज्ड व्हेन पीपल सफ़र फ्रॉम इनडाइजेशन ऑफ फूड, इट इज़। तो जब लोगों को इनडाइजेशन हो जाता है फूड का तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हैं, ठीक है, जिसको कि मैग्नीशिया का दूध हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्यों ऐसा करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक स्ट्रॉन्ग बेस है, माइल्ड बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, या फिर माइल्ड एसिड है। ऐसे ही अभी एक क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली, आपका जो सीजीएल का Tier 1 एग्जाम हुआ, कि जो हमारे मिल्क मैन होते हैं, दूधिए होते हैं, तो वो अपने दूध में सोडा क्यों मिला देते हैं? सोडा क्यों मिला देते हैं, इसके पीछे का रीज़न पूछा था। तो इसलिए मिला देते हैं क्योंकि जो हमारा मिल्क होता है वो स्लाइटली, उसका जो पीएच वैल्यू होता है स्लाइटली एसिडिक, यानी 7 से हल्का सा कम होता है। तो जब तक वो शाम तक दूध बांटेंगे तब तक वो पीएच और कम हो चुका होगा, वो 6 के लेवल पे चला जाएगा, बहुत ही एसिडिक हो जाएगा और वो कोई फिर लेगा नहीं। तो इसलिए वो सोडा मिला देते हैं उसमें। तो उससे क्या, लंबे समय तक वो उसका जो पीएच वैल्यू वो मेंटेन रहेगा। जब उन्होंने सोडा डाला तब तो वो ठीक है, स्पाइक हो गया, लेकिन जब तक उनको लोगों को मिलेगा तब तक वो नॉर्मल में आ जाएगा। तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो 10 होती है। पीएच स्केल जो है वो 0 से लेकर 14 तक वैरी करती है। पीएच की अगर हम बात करें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, जिसमें पी का मतलब जर्मन लैंग्वेज में पोटेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट में अच्छा ये बताइए कि एक एसिड लिटमस पेपर को कैसे चेंज करता है, और एक जो बेस होता है वो लिटमस पेपर को कैसे चेंज करता है, और उन बेस को हम क्या बोलते हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो द बेस विच आर डिज़ोल्वेबल इन दी वाटर। तो 0 से लेकर 14 तक इसका पीएच स्केल जाता है, जिसमें कि 7 आपका न्यूट्रल वैल्यू होता है। 7 पीएच वैल्यू किसका होता है? ये डिस्टिल्ड वाटर का होता है ये,
ये होता है डिस्टिल्ड वाटर का। और 14 किसका होता है, तो 14 जैसे कि हमारा NaOH का होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यही एक हमारा एल्कली होता है। और एल्कली वो बेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। एसिड की अगर बात करें तो ये किसको किस में कन्वर्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। और बेस की अगर बात करें तो ये वाइसे वर्सा करता है, दैट मीन्स रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। लिटमस की अगर हम बात करें तो लिटमस जो होता है ये किस पर्टिकुलर पेड़ से बनता है, मतलब किस चीज़ से बनता है लिटमस पेपर, और ये बताइएगा। और ये एक तरह की पर्पल डाई होती है। जो लिटमस होता है इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, पर्पल होता है। लिटमस बना होता है लाइचेन से या फिर लिचेन से। लिचेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है एल्गे और फंगस के बीच में, ठीक है, यानी कि शैवाल और कवक के बीच की ये एक रिलेशनशिप है जिसमें लिचेन बनता है। लिचेन हमारा किस तरह के पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, नेचुरल इंडिकेटर है लिचेन। ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। पहली बात तो किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो ये फाइलम इसका है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा कौन सा फाइलम होता है प्लांट किंगडम में, जिसमें कि रूट्स एंड शूट्स हमें क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं, लाइक थैली में सारी चीज़ें फैली हुई होती हैं। इस तरह से हमने इसको याद किया था। और लाइचेन की अगर बात करें तो ये एक तरह का एयर, जो आपका जो ग्लोबल वार्मिंग हो गया या फिर एयर पोल्यूशन हो गया, उसको इंडिकेट करता है अपना कलर को चेंज करके। एल्गे की स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, और फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। कमेंट में आपको बताना है एक रेड एल्गे का एग्जाम्पल, एक ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल, और एक ब्राउन एल्गे का एग्जाम्पल, और इनको हम किस नाम से जानते हैं। इसी के तहत हम जरा डाइजेशन को समझ लेते हैं कि ये वो क्वेश्चन ने पूछा था कि अगर हमें इंडाइजेशन हो जाता है तो हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना पड़ता है। तो जरा हम डाइजेस्टिव प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं। वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता हैं, बिकॉज हम लोगों ने पहले भी मल्टीपल टाइम्स चीज़ें कर रखी हैं। देखिए कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है ना कि डिटेल में हमें पढ़ना है कि यार डिटेल में हमें सारी चीज़ें पढ़नी, तो सर FRB फ्री में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे जाइए प्लेलिस्ट में और क्लियरली अच्छे से समझिए कि कैसा क्या है। वैसे ऐसा नहीं कि हाँ मैं अच्छे से नहीं समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि हाँ आपको पता है, तो मैं उतना भी डीप में यहाँ पे नहीं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी बकल कैविटी होती है जहाँ से हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो एक एमाइलेस रिलीज़ करते हैं, सैलिवरी एमाइलेस। वो एमाइलेस का काम क्या होता है, और वो चीज़ क्या है मैं लिखूंगा नहीं, वो अगर आपको नहीं पता तो फिर आप ठीक है आप रिवीजन करिए, लिखने वाला मैं नहीं हूँ, आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। सैलिवरी एमाइलेस की अगर बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में ब्रेक करने का काम करता है। सर अपने व्हाट्सएप SMS का जवाब नहीं दिया मैंने टीचर को। अच्छा वो पुराना वाला है, ठीक है। पुराना ही वाला कमेंट होगा, ठीक है। आप जो हाँ आप एक बार रीजनल ऑफिस में चेक कर लेना, बाकी चलो मैं आपसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर लूँगा। एमाइलेस की अगर बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में ब्रेक करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक करने का काम होता है एमाइलेस का। देन इसके बाद ये जो खाना है वो ईसोफेगस में जाता है, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। जाता तो यहाँ पे लैरिंग्स भी है, ठीक, लैरिंग्स पे, लेकिन लैरिंग्स में जाने के बाद ये लैरिंग्स में क्या है कि लैरिंग्स में हवा भी जाती है जो सांस लेते हैं हम, और जो खाना दोनों। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आपको पता है एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस जो होता है जिसको हम चिड़िया बोलते थे, और पता नहीं आप बोलते थे कि नहीं, लेकिन छोटे में ऐसे बोलते थे मुँह खोलो चिड़िया देखें तुम्हारी तो चिड़िया बोलते थे उसको। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, उसको बंद कर देता है, सो दैट कि जो उसके बाद सांस है, जो हवा है, वो ट्रैकिया विंड पाइप के थ्रू जाएगी और खाना ईसोफेगस के थ्रू जाएगा, जिसको फूड पाइप बोलते हैं, इसको फूड पाइप बोलते हैं। देन इसके बाद ये स्टमक में खाना जाएगा। स्टमक में सबसे पहले किसका सेक्रेशन होगा, HCl का, इसी को ही गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करेगा पूरे मीडियम को एसिडिक बना देगा, सो दैट कि अगर कोई बैक्टीरिया आया है तो वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि ये हाईली एसिडिक होता है। इसका pH वैल्यू गैस्ट्रिक जूस का रफली 1.6 होता है। इट इज़ मोर एसिडिक दैन लेमन जूस। लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, हमने अभी देखा था। तो यहाँ पे HCl इतना ज़्यादा एसिडिक होता है तो ऑब्वियस सी बात है ये डेलिकेट लाइनिंग जो हमारी स्टमक की है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये डेलिकेट लाइनिंग कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस, जिसको श्लेष्मा झिल्ली हिंदी में बोलते हैं, तो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है इसको। मीडियम एसिडिक बनाने का एक और रीज़न है स्टमक के द्वारा, बिकॉज यहाँ पे एक पेप्सिन नाम का एंजाइम भी सेक्रेट होता है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ना, तो इसलिए वो काम क्या करता है कि पेप्सिन तभी फंक्शन कर सकता है जब एसिडिक मीडियम होगा, और वो एसिडिक बनाने का काम HCl करता है। क्लियर इतनी चीज़। और यहाँ से आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ, आपको ये पढ़ना है कि आपके जो क्या बोलते हैं
जो अमीनो एसिड्स होते हैं तो वो दो तरह के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं कि नहीं होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल तो क्या होता है, हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। एसेंशियल होते हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो इनका एक लिस्ट देखेंगे और उनमें से एक ही का लिस्ट देखेंगे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में एक ही का। एक का लिस्ट देखेंगे बार बार तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये नॉन एसेंशियल है फिर एसेंशियल है। और उसके अलावा जो दूसरा होगा वो अपने आप आपका क्या हो जाएगा, वो अपने आप दूसरा वाला हो जाएगा। और एक चीज़ कि मैंने आपसे कल पूछा था कि टीयर 1 के सीजीएल के क्या मैं आपको क्वेश्चन करवा दूँ टॉप 50, तो ये क्लास हम जल्दी शेड्यूल करने वाले हैं। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए थे, तो जल्दी मैं क्लास शेड्यूल करने वाला हूँ जिसमें कि आपके सिर्फ मेंस के लिए टीयर 2 के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं निकाल के करवाने वाला हूँ। ठीक है, खैर खाने को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको एक मसल देखने को मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है, स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये जितना भी खाना है इसको आगे बढ़ाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी रिसेंटली टीयर 1 में क्वेश्चन या फिर CHSL में आई थिंक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी हमारी मसल्स होती हैं जो एक्सक्रीट करती हैं खाने को, तो इट इज़ स्फिंक्टर मसल्स। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाएंगे। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो कौन कौन से हैं, या वो 3 पार्ट्स हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। पहला वाला पार्ट डुओडेनम, देन जेजुनम, देन इलियम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ द साइट फॉर मेजर डाइजेशन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका डाइजेशन होता है। 7 से 8 मीटर ये लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिवर अपना बाइल जूस को फेंक के मारता है। बाइल जूस को, जो पैनक्रियाज हैं वो अपने पैनक्रियाटिक जूस को फेंक के मारते हैं। लिवर की अगर बात करें तो राइट साइड में सिचुएटेड होता है और डार्क रेड कलर का होता है। और हिपैटोलॉजी इसकी स्टडी को बोलते हैं, हिमाटोलॉजी ब्लड की स्टडी को बोलते हैं। ये किन तरह की सेल्स से बना होता है जो इसको पावर ऑफ रीजनरेशन देती हैं, यानी कि ये रीजनरेट करने की क्षमता रखता है। तो लिवर जो है बाइल जूस यहाँ फेंक के मारते हैं जो इसको गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखते हैं। पित्त की थैली में पित्त के रस को स्टोर करके रखते हैं। तो ये यहाँ पे गया। अब इसका काम क्या होगा बाइल जूस का, इसका काम ये होता है कि ये इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। इमल्सिफिकेशन करेगा फैट का, प्लस मीडियम को बेसिक बनाएगा। इसका और काम ये होता है कि ये मीडियम को बेसिक बनाएगा। बेसिक क्यों बनाएगा, सो दैट जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाज का जूस है, इसके जो कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि जो ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, बिल्कुल पेप्सिन की तरह ही। लेकिन पेप्सिन एसिडिक मीडियम में फंक्शन करता है जो HCl ने बना दिया था। ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में फंक्शन करता है जो बाइल जूस बेसिक मीडियम बनाता है। प्लस पैनक्रियाटिक जूस में ही लाइपेज होता है। लाइपेज का काम क्या होता है, फैट को फैटी एसिड में ब्रेक करना। अब बाइल जूस ने क्या किया था, फैट का इमल्सिफिकेशन कर दिया था। फैट के इमल्सिफिकेशन से मेरा मतलब है कि बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे में तोड़ दिया था, लेकिन उसको फैटी एसिड में तोड़ने का काम लाइपेज करता है। कमेंट में आप ये बताएंगे कि कौन सा सेल ऑर्गेनली होता है जो कि, यानी कौन सा कोशिकांग होता है जिसको कि मैंने फैटी एसिड के रिस्पेक्ट में आपको बताया था। हिंट देता हूँ मैं आपको कि वो ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स बना के डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है वो पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो खैर ये चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि साइट ऑफ मेजर डाइजेशन है, यानी कि डाइजेशन का मेजर पार्ट यहीं पे ही होता है, तो यहीं पे फूड का एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन यहीं पे ही होगा। और वो कौन करता है, वो विली जो होते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में देखने को मिलेंगे। ये सरफेस एरिया को, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंक्रीज करते हैं कि सो दैट अच्छे से फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाए। जब हो जाता है तो ये खाना लार्ज इंटेस्टाइन, जो आपको ये ग्रीन कलर का बड़ा बड़ा दिख रहा है, बड़ा है इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, लेकिन लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से काफ़ी छोटा है, सिर्फ 1 से 2 मीटर का लंबा होता है ये। तो यहाँ पे जब खाना जाएगा तो इसका काम ये होता है कि जो भी फूड में वाटर बच रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले और खाने को पास ऑन कर दे रेक्टम को, और रेक्टम के बाद एनस में। तो पूरा ऑर्डर लगाने के लिए कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, कोलोन ये किसका सेगमेंट है, कोलोन आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जो वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सवाल इस तरह से बनता है कि जहाँ पे खाना पास हुआ उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, आहार नली बोलते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ पर हमारा खाना गया। तो एलिमेंट्री कैनाल का कौन कौन पार्ट होगा, एक तो हमारा मुंह होगा, ईसोफेगस होगा, देन स्टमक में गया, देन लिवर में गया, देन पैनक्रियाज में गया, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। लिवर में होती हैं आपकी क्यूपफर सेल्स और ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड भी होता है। लिवर कौन सी तरह की बीमारी में इफेक्ट होता है, जैसे जॉन्डिस हो गया, और कौन सा एक वायरल बीमारी होता है जिसका नाम H से शुरू होता है जिसमें हमारा लिवर इन्फेक्ट होता है। कमेंट में आप बताएंगे जल्दी से। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। और लिवर इफेक्ट होता है हमारा हेपेटाइटिस में। तो जो भी चीज़ आपको नहीं आ रही है
वो आप लिख लें। नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको यही बताया था सभी को कि आप लोग जो भी फैक्ट आपको नहीं आ रहा है, वैसे तो सारी चीज़ें आपकी नोट्स में लिखी हुई हैं, उनको आप पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो एक तो रिवाइज होगा और आपको पता रहेगा आपके नोट्स में क्या है क्या नहीं है। आपको लग रहा है ये चीज़ नहीं है तो उसको आप अलग से पन्ने में रख लो। इसी वजह से मैं नोट्स पे यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। आप अपने खुद के नोट्स अगर बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा वो, ठीक है। चलिए, आपका बड़ा सर होता है प्रीवियस ईयर में लेकिन रिसेंट नहीं कर पाता हूँ, प्लीज़ बताइए। पवित्रा पत्रा, रिवीजन करना पड़ता है और ये स्पैम नहीं करना पड़ता है। नहीं अब अगर स्पैम किया तुमने, ठीक है, तो फिर ध्यान रखना सीधा ब्लॉक हो गया, है ना। स्पैम मत करना, एक बार लिख दिया तो लिख दिया। आपका बुक कब तक हिंदी मीडियम में आ जाएगा, ठीक है। बुक पे नहीं, अभी इस पर फोकस करो। बुक बार बार बुक आपका ऐसा नहीं कि मैं बुक दे दूंगा तो एकदम से सारी चीज़ें अंदर चली जाएंगी। पढ़ना फिर भी आपने पड़ेगा, ठीक है। एफर्ट मारना पड़ेगा, ठीक है। रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी लोग के वही आ रहे हैं कि सर हमने भी वही चीज़ पढ़ी थी जो आप मतलब आपने 40+ इतने सारे लोगों के आ रहे हैं, ठीक है। मतलब 30+ इज़ अ वेरी गुड स्कोर, लेट मी टेल यू। 40+ काफ़ी लोग के आए हैं, तो बस बात इतनी हो जाती है कि एक तो लक का फैक्टर होता है, पहले तो मैंने आपको बताया था। दूसरा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट एक की रोल प्ले करता है। तो रिवीजन जितना कर सकते हैं उतना करिए। जब आपको लग जाए कि यार बस हो चुका, अब तो कुछ बचा ही नहीं नया इसमें, देन गो फॉर द। अब फिर आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना एक अलग लेवल पे होगा। पूछो क्या पूछना है, फिर आप और आगे बढ़ सकते हैं कि चलो अब मैं ये पढ़ता हूँ ये चीज़, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विंडीएस्ट प्लैनेट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह एक सबसे अधिक हवा वाला ग्रह है। मर्करी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, यूरेनस यानी अरुण, नेपच्यून या फिर वरुण। प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हमारा जो सोलर सिस्टम है, सबसे पहले तो बताइए कि सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन को लेके किसने कौन सी थ्योरी दी थी। और यूनिवर्स दैट इज़ जो हमारा ब्रह्म, एक तरह से बोल सकते हैं हम क्या ब्रह्मांड है, तो उसमें इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं और इसके एवोल्यूशन को लेके कौन सी थ्योरी आई थी। तो सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन को लेके थ्योरी आई थी, उसको बोलते हैं नेबुलर लैपलेस थ्योरी। नेबुलर लैपलेस थ्योरी क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस थ्योरी में ये बताया गया कि जो नेबुला होता है, नेबुला होता है एक रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ठीक है। तो इसकी वजह से ही हमारा सोलर सिस्टम बना है, जिसमें कि सन एट द सेंटर एंड 8 प्लैनेट्स एंड सम डॉफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, उसका चक्कर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम का जो 99% मास है वो पूरा हमारा सन के पास ही है, जो किसका बना हुआ है, जो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है इन द रेशियो 3:1, और अपना एनर्जी को न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि परमाणु संलयन के थ्रू बनाता है। अब लैपलेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को तो इमैनुअल कांत ने रखा था, लेकिन बाद में इसको लैपलेस ने रिवाइज किया था, लैपलेस ने, तो इसलिए इसको नेबुलर लैपलेस थ्योरी बोल देते हैं। यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को दिया था लेमाइटर ने, जॉर्ज लेमाइटर ने, और इन्होंने ये बोला था कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, जहाँ पे इनफाइनाइटली स्मॉल हॉट डेंस एक पार्टिकल था जिसमें एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स निकल के आया, जिसमें कि बहुत सारी गैलेक्सीज निकल के आई, उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम। सबसे गर्म होता है, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है, यानी कि सबसे आपका चमकीला ग्रह होता है, इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। और वीनस को हम ल्यूसीफर के नाम से भी जानते हैं। वीनस को हम जानते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से, यानी कि सांझ का तारा और भोर का तारा के नाम से जानते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। एंड इसको हम अर्थ का ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं वीनस को। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मरकरी और वीनस के पास खुद की कोई सैटेलाइट नहीं होती हैं। और मैंने पीछे पूछा था कि H2SO4 के जो थिक क्लाउड्स हैं वो किस प्लैनेट में देखने को मिलेंगे, तो वो इसी प्लैनेट में आपको देखने को मिलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के थिक क्लाउड। और सबसे गर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे 71% वाटर है और 29% लैंड है, इसलिए इसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इसकी डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, रफली 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। तो डेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा घनत्व तो इसका हमको देखने को मिलता है अर्थ का। और अर्थ का खुद का एक ही सैटेलाइट है, एंड दैट इज़ मून। मार्स की अगर हम बात करें तो इसको रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो है मार्स को रेड प्लैनेट बोलने का रीज़न आयरन ऑक्साइड है, इसकी वजह से ये रेड कलर है इसका, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो आपका मार्स होता है, क्या बफर हुआ है क्या? कहाँ से कहाँ तक बफर हुआ है?
बिग बैंग से बफरिंग हो गया था सर। ओके 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 ओके, बिग बैंग थ्योरी से बफरिंग हो गया था, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई नहीं। बिग बैंग थ्योरी मैंने बताया कि जॉर्ज लेमाइटर ने बिग बैंग थ्योरी को दिया था, ठीक है, जॉर्ज लेमाइटर ने दिया था। इसमें इन्होंने बोला था कि एक इनफाइनेटली स्मॉल हॉट डेंस पार्टिकल था जिसमें कि एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे पूरा हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ जिसमें कि हमारी बहुत सारी गैलेक्सीज क्रिएट हुई। उसमें से हमारी गैलेक्सी है जिसमें कि हमारा सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और इसके नियरेस्ट जो सबसे गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और हमारे सोलर सिस्टम का जो जन्म है, ये जो बिग बैंग एक्सप्लोजन है, ये माना जाता है रफली 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, और हमारा सोलर सिस्टम जो बनना स्टार्ट हुआ 4.7, तो कहीं कहीं 4.8 बिलियन ईयर्स अगो बनना स्टार्ट हुआ, और हमारी अर्थ की एज कंसिडर की जाती है या फिर बाकी प्लैनेट की रफली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। फिर यहाँ पे मैंने प्लैनेट्स के बारे में बताया। मैंने ये बताया कि जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट हैं, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 और 4, 4 अंदर और 4 बाहर। कैसे 4 अंदर बाहर बोल दी हमने, यहाँ पे होता है एक हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह की बेल्ट। एस्टेरॉयड क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं प्लैनेट के साइज़ के या फिर उससे थोड़े छोटे या फिर बड़े। ये मार्स और जुपिटर 2 ग्रहों के बीच में हैं। तो ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट के लेफ्ट साइड वाले प्लैनेट हैं इनको इंटीरियर प्लैनेट बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और उसके राइट साइड वाले जो प्लैनेट हैं उसको हम एक्सटीरियर या फिर बाहरी ग्रह बोलते हैं। अंदर के जो प्लैनेट हैं इंटीरियर वाले, ये जो इंटीरियर प्लैनेट हैं ये चट्टान के बने हुए हैं, रॉक के बने हुए हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। और जो बाहर वाले हैं इनको हम एक्सटीरियर प्लैनेट बोलते हैं, और ये इनको हम जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे अनुष्का सिंह ने बहुत अच्छा ऐड किया है, आई वुड अप्रिशिएट इट, एंड दैट इज़ हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, कॉपरनिकस ने दी। इसको भी अभी हम देखेंगे। वैसे तो चलो इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी नोट कर लेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यस, ठीक है, कॉपरनिकस ने दी। और अच्छा, कमेंट में ये बताइए प्लैनेटेसिमल थ्योरी किसने दी थी, प्लैनेटेसिमल थ्योरी ये किसने दी थी। ये सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन को लेकर थ्योरी है जिसको एक्सेप्ट उतना नहीं किया जाता है। प्लैनेटेसिमल थ्योरी को ये किसने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो इंटीरियर प्लैनेट की अगर हम बात करें, यस, सिस्टम फाड़ देंगे, अरे फाड़ देना, पहले पढ़ लो आराम से, ठीक है। इंटीरियर प्लैनेट की अगर बात करें तो ये रॉकी प्लैनेट होते हैं और चट्टान के बने होते हैं, और एक्सटीरियर जो होते हैं जोवियन या फिर गैसेस प्लैनेट होते हैं। अब ये जो 4 अंदर के प्लैनेट हैं इनके अराउंड रिंग्स नहीं होती हैं, और सैटेलाइट या तो बहुत कम या तो होती नहीं है। इनके पास बहुत सैटेलाइट हैं एक्सटीरियर वालों के पास, और इन पे सबके पास रिंग्स होती हैं, ठीक है, सबके पास। हाँ जी, सब ने सही आंसर दिया है। 2 नाम है इसमें ठीक है, चैम्बरलिन और एक और नाम है, ठीक है, थॉमस चैम्बरलिन, और एक और नाम मैंने बताया था, याद करो, फॉरेस्ट, कुछ याद आया? जोहानस केपलर नहीं, ना 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 ना, केपलर चलो अच्छा याद दिला दिया, केपलर भी मैं बता दूंगा। चैम्बरलिन, ठीक है, चलो इसमें वो भी बता दूंगा मैं आपको, चैम्बरलिन। और आपके एक मैंने बताया था क्या, कुछ ऐसे मैंने नाम बताया था, मॉल्टन, आई थिंक मॉल्टन बताया था ना, हाँ मॉल्टन। चैम्बरलिन और मॉल्टन 2 नाम याद रखिएगा इसमें, ठीक है, प्लैनेटेसिमल थ्योरी में सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन को लेकर, और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कॉपरनिकस ने दी थी। बिल्कुल ऐसे ही एड ऑन करते रहिए, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो मैंने ये बताया था कि मरकरी फास्टेस्ट एवोल्यूशन है, यानी कि एक चक्कर सन के अराउंड सबसे जल्दी पूरा कर लेता है 88 डेज़ में, स्मॉलेस्ट है सबसे, कोई सैटेलाइट नहीं है इसके पास। वीनस की अगर बात करें तो इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। अर्थ का ट्विन सिस्टर बोलते हैं बिकॉज इसका साइज सिमिलर है अर्थ की तरह। ल्यूसीफर के नाम से जानते हैं, ल्यूसीफर का मतलब लाइट ब्रिंगर होता है। ये सबसे ब्राइटेस्ट है, सबसे हॉटेस्ट है, और इसी में ही थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4 देखने को मिलते हैं, जो मैंने पीछे पूछा था सबसे गर्म क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अर्थ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और मार्स के बारे में तो मैं बता ही रहा था कि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, और आयरन ऑक्साइड की वजह से इसको रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है नेचुरल, और उसको हम बोलते हैं मून। मून हमारा एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनका खुद का कोई लाइट नहीं होता है, तो मून सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। मार्स की अगर बात करें तो इसके पास 2 सैटेलाइट होते हैं, और 2 सैटेलाइट का नाम क्या है, फोबोस है एक का, और एक का डीमोस है, फोबोस और डीमोस। और यहाँ पे ओलंपस मॉन्स करके माउंटेन है जो कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मार्स में, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, चलो, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर ये सिरिस क्या लिखा हुआ है इसको मैं बाद में बताऊंगा। जुपिटर ये लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है।
इसके जो इस पे जो सबसे पहले मून्स को डिस्कवर किया गया था वो थे लो, यूरोपा, गैनीमेड और कलिस्टो। ठीक है, ये इनको हम बोलते हैं गैलीलियन मून्स के नाम से, क्योंकि गैलीलियो गैलीलाई ने इनको अपने टेलीस्कोप से इनको डिस्कवर किया था। गैनीमेड इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ नॉट ओनली जुपिटर बल्कि पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनीमेड, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जुपिटर की अगर बात करेंगे तो इसके यूजुअली कभी कभी जुपिटर के तो कभी कभी सैटर्न के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैसे तो आप पूछता नहीं है क्योंकि कभी जुपिटर के डिस्कवर हो जाते हैं तो कभी सैटर्न के। आई थिंक अभी करंट में सैटर्न टॉप पे चल रहा है। देन आते हैं सैटर्न पे। तो सैटर्न की अगर बात करें तो ये अपने रिंग्स के लिए जाना जाता है, और इन रिंग्स की डिस्कवरी किसने करी थी? इन रिंग्स की डिस्कवरी करी थी किसने? हाइजेंस ने। ठीक है, हाइजेंस ने इसकी डिस्कवरी करी थी, और इसके बीच का जो स्पेस है जो इन रिंग्स के बीच का, उसको डिस्कवर किया था कसीनी ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी सैटर्न की अगर बात करें तो इसकी जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है दैट इज़ कॉल्ड एज टाइटन। यूरेनस और नेपच्यून, अरुण और वरुण। यूरेनस की अगर बात करें तो इसको हम जानते हैं रोलिंग प्लैनेट के नाम से, बिकॉज ये अपनी एक्सिस पे तकरीबन 90 डिग्री या फिर उससे भी ज़्यादा टिल्टेड है, या फिर इसको हम ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं बिकॉज इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें CH4 दैट इज़ मेथेन बहुत ज़्यादा है, और मेथेन को ये मार्श गैस के नाम से जानते हैं, तो इसलिए ग्रीनिश अपीयर होता है। वहीं अगर हम बात करें नेपच्यून की, दैट इज़ वरुण जिसको हम बोलते हैं, तो ये सबसे दूर है प्लैनेट, पहली बात तो। और इसी वजह से इसका रेवोल्यूशन पीरियड यानी कि एक चक्कर जो सन के अराउंड कंप्लीट करता है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, रफली 165 ईयर्स का ये टाइम लेता है। और सबसे जल्दी रोटेशन कौन कंप्लीट कर लेता है? तो सबसे जल्दी रोटेशन कंप्लीट करता है जुपिटर, 9 घंटे और 55 मिनट में ही इसका एक दिन हो जाता है। वहीं वीनस की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है वीनस एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। कोई बता सकता है कितना टाइम लेता है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। यूरेनस और नेपच्यून को हम आइस जायंट के नाम से जानते हैं क्योंकि इतनी दूर हैं कि बहुत ठंडे हैं, जैसे नेपच्यून इज़ दी कोल्डेस्ट प्लैनेट। क्लियर? तो ये चीज़ क्लियर हो गई सभी को। और कुछ यहाँ पे टिल्टेड है, बिल्कुल सही है। जुपिटर बिगेस्ट प्लैनेट है। तो यहाँ पे विंडीज प्लैनेट कौन सा पूछा था? तो आपका नेपच्यून हो जाएगा। क्यों विंडीज प्लैनेट? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम आपको रिलीफ फीचर्स देखने को मिलेंगे। रिलीफ फीचर्स मतलब माउंटेन्स वगैरह बहुत कम देखने को मिलेंगे, वैलीज़ वगैरह। तो इसकी वजह से होता ये है कि यहाँ पे बहुत ही जोर की विंड चलती है, जैसे अर्थ में हमारी विंड चलती है, लेकिन क्योंकि इतने घर वगैरह बने हुए, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, तो वो सब रोक लेते हैं उस विंड को, उसके विंड की स्पीड को, तो इसलिए उतना स्पीड नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम बात करें नेपच्यून की तो सबसे ज़्यादा स्पीड यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। क्लियर है सोलर सिस्टम पूरा? तो यहाँ से अब जो भी क्वेश्चन आएगा आई थिंक आप कर सकते हैं। हाँ, अभी मुझे आपको बताना है, हाँ जी, 243 डेज़ का होता है वीनस का रोटेशन टाइम। अब मुझे आपको बताना है ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है। ठीक है, तो ड्वार्फ प्लैनेट समझ लीजिए, इससे भी अभी रिसेंट में क्वेश्चन आए हैं, और कॉन्स्टिलेशन से भी क्वेश्चन आए हैं। तो जरा बताएंगे डब्ल्यू शेप का कौन सा कॉन्स्टिलेशन होता है, कौन सा कॉन्स्टिलेशन होता है जो क्रॉस शेप का होता है, कौन सा कौन सा नहीं, आप ये बताओ कि जो हमारा उर्सा मेजर होता है, जिसको सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, उर्सा मेजर। ठीक है, उर्सा मेजर में एक एस्टेरिज्म का नाम बताइए जो मैंने आपको बताया। एस्टेरिज्म क्या होता है? एक पैटर्न ऑफ स्टार होता है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार होता है, उसमें एक पैटर्न जो होता है उसको एस्टेरिज्म बोलते हैं। खैर, तब तक मैं आपको ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि जो हमारे बौने ग्रह होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो ड्वार्फ प्लैनेट हमारे मेनली 5 होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्लूटो को ध्यान रखिएगा। प्लूटो पहले एक प्लैनेट हुआ करता था 2006 से पहले, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बोला कि नहीं, ये अपने जो पाथ का जो डेबरी है उसको क्लियर नहीं कर पा रहा है, जो अवशेष वगैरह एस्टेरॉइड वगैरह हैं, इसलिए ये प्लैनेट नहीं है। स्फेरिकल शेप का अच्छी बात है, सन के रेवोल्यूशन कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये अपने पाथ के डेबरी को क्लियर नहीं कर पा रहा है, ये गंदी बात है। तो इसलिए प्लूटो बेचारा अब क्या रहा, प्लूटो अब आपका प्लैनेट नहीं रहा। इसी के साथ साथ आपका जो प्लूटो के अलावा जो एरिस है वो भी आपका एक ड्वार्फ प्लैनेट है, हॉमिया है, ये भी आपका ड्वार्फ प्लैनेट है, और मेक ये भी आपका ड्वार्फ प्लैनेट है। ये चारों जो ड्वार्फ प्लैनेट हैं ये नेपच्यून के बाद देखने को मिलते हैं। नेपच्यून के बाद ऐसे हमारे एस्टेरॉइड बेल्ट एक यहाँ पे भी है, इसको हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, KUIPER बेल्ट। ये है एस्टेरॉइड बेल्ट जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में। यहाँ पर आप एक नाम देखेंगे लिखा हुआ है सिरिस, ये 5वां ड्वार्फ प्लैनेट है हमारा। इट इज़ द ड्वार्फ प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पे है? ये सिरिस एस्टेरॉइड बेल्ट में। बाकी चारों कहाँ थे? क्यूपर बेल्ट में। अब यहाँ पे मैंने पूछा था डब्ल्यू शेप का कौन सा होता है, तो डब्ल्यू शेप का होता है कैसे हो पिया, ऐसे हम लोगों ने याद किया था कैसे हो पिया। और क्रॉस सिग्नस,
और एस्टेरिज्म जो उर्सा मेजर में होता है दैट इज द बिग डिपर, द बिग डिपर, ठीक है। और इसको हम द ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं उर्सा मेजर को, है ना। आगे बढ़ें। और किस पर्टिकुलर उसको हम हंटर के नाम से जानते हैं, हंटर के नाम से किस कॉन्स्टलेशन को जानते हैं, उसका नाम ओ से स्टार होता है और उसमें जो ब्राइटेस्ट स्टार होता है उसका नाम आर से स्टार्ट होता है। जल्दी से बताइए। स्कूल बेल, जो स्कूल की घंटियाँ होती हैं, आर मेड ऑफ मेटल। क्यों स्कूल की घंटियाँ धातुओं से क्यों बनी होती हैं? क्यों मैलिएबल होती हैं, सोनरस होती हैं, टेक्टाइल होती हैं, फिर लस्चरस होती हैं? तो सबसे पहले ये होता है हमारा ओरियन, और इसमें जो ब्राइटेस्ट स्टार है दैट इज़ रीगल। अब बात कर लेते हैं स्कूल बेल्स की। तो जो स्कूल की घंटियाँ होती हैं वो क्यों मतलब मेटल्स की बनाई जाती हैं? क्योंकि मेटल मैलिएबल होते हैं, यस। क्योंकि मेटल सोनरस होते हैं, यस। मेटल डक्टाइल होते हैं, यस। मेटल लस्चरस होते हैं, यस। लेकिन स्कूल की घंटी में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है ये पूछ रहा है आपसे। मैलिएबल का मतलब ये होता है कि जब हम मेटल को पीट के उसको थिन शीट में ड्रॉ कर देते हैं उसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि जो हमारा गोल्ड होता है बहुत सबसे ज़्यादा मैलिएबल होता है, तभी तो रदरफोर्ड ने अपना जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें इसका यूज़ किया था, इसकी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से। और रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी ये आप बताएंगे। मेटल सोनोरस होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो टन टन की आवाज़ करते हैं, और इसीलिए तो स्कूल की घंटी में इसको रखा जाता है ऐसे मेटल्स को जो ज़्यादा ही सोनोरस टाइप के होते हैं। डक्टाइल का मतलब ये होता है कि जब हम मेटल को एक्सटेंड कर करके उनके थिन वायर्स यानी कि उसको हम ऐसे तार में तब्दील करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है 1 ग्राम गोल्ड से हम कितना लंबा तार बना सकते हैं। लस्चरस का मतलब होता है शाइन, तो मेटल्स हमारे शाइनी नेचर के होते हैं। और ये अच्छा ये मैंने बता दिया था, तो अब ये बता देता हूँ मैं। 1 ग्राम गोल्ड जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बनता है गोल्ड का। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। और हमें पता है गोल्ड एक काफ़ी अनरिएक्टिव मेटल होता है। रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने पढ़ रखी है, और वो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है? कैट। और कुछ मैंने आपसे बोला था कुछ बताने के लिए, अब मुझे याद आया, दैट वाज केपलर्स लॉ। तो चलो मैं केपलर्स लॉ बता दूंगा, ठीक है, वो मैं बताना भूल गया। तो कैटरीना ने कार मांगी, इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्या मिली? क्या मिली? सिल्वर ऑडी, सिल्वर ऑडी, सिल्वर ऑडी, ठीक है। तो एक पोटेशियम है, पोटेशियम को के क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो रूट वर्ड लैटिन शब्द से आया है जिसका कैलियम, कैलियम वर्ड से इसको लिया गया है। इसको लिया गया नाट्रियम शब्द से, इसलिए सोडियम को Na लिखते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, ये हमारा पूरा रिएक्टिविटी सीरीज़ है। इससे हमें ये पता चलता है कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। जो जितना ऊपर है वो उतना ही रिएक्टिव है। जैसे ये हाईली रिएक्टिव इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि कोल्ड वाटर से तक रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखना पड़ता है, क्योंकि ये एयर से, सनलाइट से तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। कोल्ड वाटर डालोगे रिएक्ट कर जाएंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो ये हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। इनको पड़ती है स्टीम की ज़रूरत यानी भाप की ज़रूरत। इसके बाद बहुत ही कम ही ये लोग रिएक्ट करते हैं। जैसे कि गोल्ड की अगर बात करें, अभी मैंने बताया क्यों हम ज्वेलरी बनाते हैं, इसकी इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता ही है और काफ़ी प्रेशियस होता है, नहीं कि काफ़ी कम मिलता है। अब गोल्ड की अगर बात करें तो एक्वा रेजिया करके मैंने सोल्यूशन बताया था। एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 होता है। HCl 3 पार्ट में होता है, HNO3 1 पार्ट में होता है। और जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो मैलिएबल ये तो सब होता ही। और मैंने क्या बात पूछा था, रदरफोर्ड ने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, कि न्यूक्लियस में ही किसी एटम का पूरा मास उसी में ही होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, जिनको न्यूक्लियन बोलते हैं कलेक्टिवली, ठीक है। जिनको क्या बोलते हैं? उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। और साथ ही साथ इन्होंने प्रोटॉन की भी डिस्कवरी करी थी, ठीक है, प्रोटॉन की भी डिस्कवरी करी थी। वैसे तो गोल्डस्टीन पहले ही कैनाल रेस को डिस्कवर कर चुके थे, जो कि प्रोटॉन्स ही थे, बट वो नामकरण नहीं कर पाए थे उसका। और गोल्ड के बारे में हमें क्या और ध्यान रखना है, जो कि एकदम से दिमाग में आ रहा था लेकिन अभी, हाँ, गोल्ड माइंस बता दीजिए इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है गोल्ड माइंस। क्लियर है? तो ये चीज़ है। और ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ऊपर वाला मेटल होता है नीचे वाले से क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ऊपर वाला नीचे वाले को उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर सकता है, बट द वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जिंक लिया मैंने, ठीक है, और मैंने लिया FeSO4, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये ZnSO4 बन जाएगा, और Fe क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा, यानी कि Zn ले उड़ा SO4 को। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्मार्ट था इससे, Fe से, आयरन से ज़्यादा वो रिएक्टिव था। आप देख लीजिए रिएक्टिविटी सीरीज में। लेकिन यही मैं उल्टा करने अगर जाऊंगा, आयरन और ZnSO4 ये करवाऊंगा, तो ये कभी रिएक्शन होगी ही नहीं पॉसिबल, क्योंकि आयरन डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा जिंक को।
और कौन सी माइंस हैं, तो हुट्टी गोल्ड माइंस हैं, कर्नाटका में है ये। आपकी कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख तो खैर आयरन के लिए फेमस है। आपकी केजीएफ जो कोलार गोल्ड फील्ड है वो फेमस है, लेकिन वो तो अभी खैर बंद हो चुकी है। तो हुट्टी और केजीएफ याद रखिएगा, कर्नाटका में है। कुद्रेमुख माइंस भी आपकी कर्नाटका में ही है, लेकिन वो मतलब कुद्रेमुख नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि वो हॉर्स का जो शू होता है, मतलब हॉर्स शू का मतलब उसका जो पंजा होता है उसकी शेप की है, और वहाँ पे मोस्टली आयरन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, आप सारी चीज़ें समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ कि वो बताना था। तब तक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सभी लोग, मैं आपको बताता हूँ तब तक केपलर लॉ क्या होते हैं। तो केपलर लॉ 3 लॉ होते हैं, इनको हम प्लानिटरी लॉ बोलते हैं। केपलर के प्लानिटरी लॉ, केपलर्स लॉस प्लानिटरी लॉ होते हैं, 3 होते हैं, जल्दी समझ लो। पहला वाला होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला लॉ ये बोलता है कि जितने भी हमारे प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्टिकल पाथ में, यानी कि दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, दूसरा क्या है, लॉ ऑफ एरिया की, यानी कि जैसे कि कोई प्लैनेट है, ये तो सन है, ये कोई प्लैनेट है, तो जितना टाइम इसने यहाँ से सॉरी टाइम की बात नहीं हो रही, एरिया की बात हो रही। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ आने में, मतलब ऐसे समझ लो कि यहाँ से यहाँ आने में जितना उसने टाइम लिया, ठीक है, ऐसे समझ लो जितना उसने टाइम लिया और जितना उसने एरिया स्वेप्ट किया वो बराबर होता है टाइम, मतलब टाइम और एरिया ये बराबर होता है। सिंपल ऐसे समझ लो, ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है जो भी प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे वो कितने देर में ट्रैवल किया, मान लेते हैं 15 दिन में, और जितना एरिया निकल के आएगा, जितना निकल के आएगा, और अगर ये उतना ही एरिया है ये भी, तो यहाँ भी उतना ही टाइम पीरियड होगा, वो 15 दिन का ही, ठीक है। तो लॉ ऑफ एरिया होता है। और तीसरा होता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये लॉ बोलता है T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A³। ये सेमी मेजर एक्सिस है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है केपलर्स लॉज में। देन आते हैं इस क्वेश्चन पे कि स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है। तो स्टार्च जो होता है, जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जो हम लोग खाना बनाते हैं उसको, अभी जो डाइजेशन पढ़ाया मैंने आपको, तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। जो खाने का यूज़ होता है तो वो तो कर लेता है हमारा बॉडी, लेकिन बाकी को सबको ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर करके रखता है। तो स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट, ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ऑप्शन नंबर सी। यही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक करता है कौन, ये ब्रेक करता है कौन सा आपका ग्लूकागॉन, जो हार्मोन होता है जिसको कौन सेक्रीट करता है, कौन सा आपका ग्लैंड सेक्रीट करता है। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ये करता है इंसुलिन। दोनों का जो काम है, ये दोनों सेक्रीट होते हैं, इनको पैनक्रियाज सेक्रीट करते हैं, अग्नाशय सेक्रीट करने का काम करते हैं। तो जो इन लोगों का इंसुलिन कम हो जाता है, उनका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलता है, और उसकी वजह से होता ये है, फिर से बफर हुआ क्या, उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से होता यह है कि आप मतलब डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो पैनक्रियाज का जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, उससे सेक्रीट ये होते हैं। अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, हमने एनिमल को तो समझ लिया, यानी कि इंसानों में तो समझ लिया कैसे क्या डाइजेशन होता है। हम फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो अपने प्लांट्स खाना बनाते हैं उसको समझ लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, तो इसीलिए ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ये, ठीक है। अब ये कैसे खाना बनता है, तो आपको पता है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर की होती है। ये रिएक्शन होती क्या, वही पहले तो हम जान लेते हैं क्या रिएक्शन होती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6, और इसमें निकलती है हमारी ऑक्सीजन गैस। तो जब ये सनलाइट पड़ती है प्लांट्स में, तो यहाँ पे होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनल है। हमारे 2 सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। एक होता है प्लास्टिड और दूसरा कौन होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। वो भी बहुत हमारा एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, जल्दी से बताइए। तो अब प्लास्टिड में क्या होता है, प्लास्टिड में आप उस प्लास्टिड के भी डिफरेंट पार्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो तो जो होता है वो कलर प्रोवाइड करता है, और ल्यूको क्या होता है, वो खाने का स्टोरेज करता है। मैंने आपको बताया था ल्यूको के भी 3 प्रकार होते हैं, 3 पार्ट होते हैं इसके। एल्यूरो होता है, एक एमाइलो होता है, और एक इलाइयो होता है। तो इलाइयो, लाई में क्या होता है, फैट होता है, लाई जो हम खाते हैं, तो ये फैट को स्टोर करता है। और एल्यूरो, रो तो प्रोटीन, एल्यूरो में भी आ रहा है और इसमें प्रोटीन में भी, तो प्रोटीन को स्टोर करता है। एमाइलो जो प्लास्ट होता है वो कार्ब्स को स्टोर करता है। क्रोमो भी हो गया और
आपका ल्यूको भी हो गया। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो ये खाना बनाने का काम करता है, मतलब प्लास्टिड का ही पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर कुछ ऐसी संरचना होती है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अभी सीजीएल में इसका स्ट्रक्चर पूछ रहा था, क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसे बना के। तो थाइलाकॉइड हो गया, ग्रेना हो गया, स्टोमा हो गया। ये देखो होता क्या है कि स्टैक के फॉर्म में, डिस्क के फॉर्म में थाइलाकॉइड अरेंज्ड है। इन्हीं को ही हम बोलते हैं ग्रेना। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, दो रिएक्शन होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में, जो कि एक तरह का फ्लूइड होता है जो इसमें भरा हुआ है, जहाँ पे आपका थाइलाकॉइड स्टोर्ड है, उसमें यहाँ पे पूरा इसके अंदर जो फ्लूइड है वो स्ट्रोमा है। ये साइट ऑफ डार्क रिएक्शन है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। और ये केल्विन साइकिल है, इसको हम बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या फिर डार्क रिएक्शन जो होती है वो केल्विन साइकिल में, केल्विन साइकिल ही होती है, इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। और इसी में ही रिएक्शन होके ही आपके क्या बनते हैं? ये एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इनका खाना बनता है। और अभी मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? हाँ, दूसरा कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, जो अपनी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनाता है। सॉशस शेप का होता है और इन दो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और बस, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है इतनी चीज़? कैसे क्या यहाँ पे खाना बना? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट द ड्यूटीज ऑफ कैग? तो निम्नलिखित में से कौन सा लेख है, कौन सा अनुच्छेद है जो कैग के कर्तव्यों के बारे में बात करता है? 148, 149 या 150 या फिर 151? कैग की अगर बात करें तो एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी है, सिंगल मेंबर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। शायद ही कोई सिंगल मेंबर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, आई थिंक कोई नहीं है, ठीक है। सिंगल मेंबर्ड बॉडी है ये, ठीक है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें कितने मेंबर हैं? कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? जल्दी से बताइए। तो इसमें अगर हम बात करें तो सिंगल मेंबर्ड बॉडी है। और इसमें कैग अभी हमारे कौन है? पहले कौन थे? तो पहले थे वी नरहरि राव, और अभी कौन है? अभी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू, जो कि आईएलओ के एक्सटर्नल ऑडिटर भी अपॉइंट किए गए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आईएलओ का, और ये किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बना था? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 3 मेंबर्ड बॉडी है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, अभी थोड़ा सा पॉज करते हैं इसको। कैग की अगर बात करें तो इसको गाइड एंड फिलोसोफर बोलते हैं। किस कमिटी का? गाइड एंड फिलोसोफर बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का। वो कमेटी, लोक लेखा समिति, जो कि बनी थी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको मंटागी चिल फॉर रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, तो इस एक्ट के थ्रू बनी थी। इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से मेंबर होते हैं। अब कैग की अगर बात करें तो पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, और चैप्टर नंबर भी 5 ही है इसका। 5 है, एक बार चलिए, बिल्कुल 5 ही है। तो चैप्टर जो हमारा पार्ट नंबर 5 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कई सारे चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर जो पहला है, जो चैप्टर 1 है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रेसिडेंट से। तो 52 से लेकर जाता है ये चैप्टर नंबर 1 है हमारा 78 तक। इसमें प्रेसिडेंट और पूरा मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? ध्यान से एक एक शब्द सुनते रहा करो, ऐसा नहीं कि बीच में सो गए, ठीक है। सोना नहीं किसी को, एक वर्ड को सुनते रहना जो मैं बोल रहा हूँ। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, ये सारे पार्ट होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव का। क्लियर? देन आता है चैप्टर नंबर 2। इसमें 79 से लेकर 122 है, और ये पार्लियामेंट की बात करता है, संसद की, जिसमें कि कौन आता है? मेनली लोकसभा। वैसे तो पार्लियामेंट में 3 आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी पार्ट है पार्लियामेंट का, लेकिन यहाँ जो हम चैप्टर 2 में आर्टिकल डील करते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा से जुड़े हुए हैं मेनली। और ये किसके बारे में? ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में है। देन चैप्टर 3 आता है, जिसमें कि सिर्फ एक ही आर्टिकल है और वो है 123। ये किसकी बात करता है? जल्दी से बताइए। देन आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 किसकी बात करता है? तो चैप्टर नंबर 4 आता है आपका 124 से लेकर 147 के बीच में, सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, मल्टीपल आर्टिकल हैं, लेकिन सिंगल मेंबर्ड बॉडी है, 148 से लेकर 151, और ये है कैग। और ये है हमारा ऑर्डिनेंस से डील करता है, अध्यादेश से डील करता है प्रेसिडेंट के। क्लियर? तो ये है हमारे कैग के आर्टिकल। तो 148 बोलता है कि भारत का एक मतलब इस तरह से कैग होना चाहिए, ऑडिटर होना चाहिए, ठीक है। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से जानते हैं। और सिंगल मेंबर्ड बॉडी होता है तो मैं बता ही चुका हूँ। और ये हेड होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का, ये चीज़ क्लियर।
तो दूसरा है हमारा 149, ये ड्यूटीज़ की बात करता है, ये फॉर्म ऑफ अकाउंट की बात करता है किस तरह के मेंटेन करना है, और 151 बात करता है कि ऑडिट रिपोर्ट ऑफ यूनियन शैल बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट, और स्टेट की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो गवर्नर को देनी है, और जो भी रिकमेंडेशन वगैरह ध्यान रखना मिलेंगी वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होती, इन चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और बिल्कुल कुछ लोग सही ऐड कर रहे हैं, अनुष्का सिंह बिल्कुल सही ऐड किया है यहाँ पे। जो 213 आर्टिकल है वो ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर की बात करता है, इन दोनों आर्टिकल को सिर्फ हमने रिवर्स कर देना होता है। अच्छा, इसी तरह हमारा आर्टिकल नंबर 72 प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर की बात करता है, तो उसी तरह ठीक है, उसी तरह हमारा कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, जल्दी से बताइए। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहचाने के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहचाने जल्दी से। ये आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा इसके, जो इसके पार्डनिंग पावर की बात करेगा, दैट वुड बी 161, ठीक है, 161 हो जाएगा आपका, क्लियर। इसी तरह आपका एक और बॉडी होता है, ध्यान रखना, उसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं, अटॉर्नी जनरल की, महान्यायवादी की। इसके रिगार्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आर्टिकल नंबर 76 में है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, ये लोकसभा में और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है क्योंकि किसी हाउस का मेंबर नहीं है। 76 में 4 क्लॉजेज होते हैं, 76 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 और क्लॉज 4। क्लॉज 1 बोलता है कि इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट, यानी ही शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, ठीक है। और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक हो ये। दूसरे में क्या लिखा हुआ है 76 क्लॉज 2 में, इसमें लिखा हुआ है कि ही हैज़ राइट, मतलब इसका ड्यूटी एक तरह से लिखा हुआ है। ड्यूटी क्या है इसका, कि इंडियन गवर्नमेंट को एडवाइस करना है लीगल मैटर्स में। एडवाइस, ये सारी चीज़ें आपको पता है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट को एडवाइस करना है लीगल मैटर्स में, इसीलिए इसको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोलते हैं। जो थर्ड में है इसका लिखा हुआ है कि इसके पास ये पावर है, ही हैज़ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट ऑफ इंडिया, किसी भी कोर्ट्स में ये जा सकता है, ही हैज़ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स। और ये चौथे में लिखा हुआ है कि ऑफिस में तब तक रहेगा जब प्रेसिडेंट को प्लेजर देता रहेगा तब तक, यानी ही शैल सर्व इन हिज ऑफिस अंटिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये चीज़ें चारों क्लॉज याद होने चाहिए। प्लस अटॉर्नी जनरल पहले कौन थे, एकदम पहले की अगर बात करेंगे तो MC सेतलवाद, और यही सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल भी थे कंट्री के। और अभी करंट में कौन है, R वेंकट रमणी है करंट में। इनको असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं होते हैं, जो एक्ट के थ्रू बनते हैं, उनको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। इस सवाल को करते हैं अभी। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ICAR का, डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च, जूनागढ़ में, बिल्कुल सही है। मस्टर्ड रिसर्च वाला, रेप सीड वाला भरतपुर में ही सही है। ज़रा ये बताइए, रेप सीड और मस्टर्ड ये रबी हैं, खरीफ है कि जैद है? ग्राउंडनट रबी है, खरीफ है कि जैद है? सोयाबीन रबी है, खरीफ है कि जैद है? और सोयाबीन का कहाँ पे, इंदौर मध्य प्रदेश में। और सोयाबीन का सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर भी हमारा मध्य प्रदेश ही है। और सोयाबीन की अगर बात करें तो किस पर्टिकुलर मैक्रो न्यूट्रिएंट में रिच होता है, बहुत ही है। तो 1 2 3 आपके सीजल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राउंडनट मूंगफली आप कब खाते हो, सर्दियों में, तो कब बोई जाएगी, गर्मी में, यानी कि खरीफ फसल मानसून फसलों में बोई जाएगी, जिसकी बुआई जुलाई के टाइम पे होती है, कटाई अक्टूबर के टाइम पे रफली होती है। रेप सीड और मस्टर्ड जो है हमारी ये रबी क्रॉप्स में आती हैं, जिनको विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। और रबी क्रॉप के लिए कौन सी रेनफॉल बड़ी सूटेबल मानी जाती है? सोयाबीन की अगर बात करें तो ये प्रोटीन में बहुत रिच होती है, और प्रोटीन में अगर डेफिशिएंसी हो जाए बच्चों में तो कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है उनमें? और प्रोटीन को हम किस नाम से जानते हैं? बॉडी बिल्डिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। बिकॉज जो लोग जिम वगैरह ज़्यादा जाते हैं तो प्रोटीन वगैरह क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि उनकी मसल्स ब्रेक होती हैं, तो उसको ग्रो करवाने के लिए। सोयाबीन क्या, मैंने और क्या पूछा था आपसे, मैं खुद ही भूल गया। लो कैसी है ये खुदगर्जी क्या पूछा था यार मैंने? ये सोयाबीन में टॉप प्रोड्यूसर MP होता है। हाँ, कैसा होता है? तो खरीफ होता है ये, ठीक है, ये भी खरीफ होता है। जायद कौन से होता है? तो जायद हमारे जैसे जो फॉडर क्रॉप्स हो गए, चारा वगैरह, तो वो सब होते हैं। वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब होते हैं, ककड़ी, खीरा वगैरह सब। और रबी के लिए जो हमारी विंटर्स की रेनफॉल होती है वो बहुत बेनिफिट करती है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो जेट स्ट्रीम्स लेके आती हैं, पश्चिमी विक्षोभ को, जेट धाराएं, वो बहुत हेल्प करती हैं, जिनको कि राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? मावट के नाम से जानते हैं। लिखते महावट है, बोलता भी महावट ही था, फिर राजस्थानी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे करेक्ट किया कि सर उसको मावट बोलते हैं हमारे यहाँ पे। कुछ और मैं हेडक्वार्टर्स यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ। खाली पन्ना छोड़ना गुनाह होता है,
ठीक है। आईसीआर के कुछ और हेडक्वार्टर देख लेते हैं, जैसे कि मैं इन शॉर्ट लिखूँगा। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ कहाँ पे है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़। वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जो ये जानवरों वाला होता है। एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, यानी पक्षियों वाला। और एव्स जो होते हैं, पक्षी होते हैं, उनमें कितना वो वार्म ब्लडेड होते हैं कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और उनमें जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है। देन सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप बता दीजिए कहाँ पे है। सेंट्रल मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ठीक है, मरीन वाला हो जाएगा, मरीन फिशरीज जो इंस्टीट्यूट है। और पोटैटो वाला, आलू वाला कहाँ है, तम्बाकू वाला कहाँ है, टोबैको वाला, ठीक है। हॉर्टिकल्चर कहाँ पे है, और एक और लिख लो, और वो है पल्सेस, बस। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो डेयरी वाला करनाल में होगा, ठीक है, डेयरी वाला करनाल में होगा। फिशरीज़ की अगर बात करें तो फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिशरीज़ वाला तो आई थिंक आपका ये मुंबई में होगा, ठीक है, ये मुंबई में होगा। और जो मरीन फिशरीज़ वाला है ना, ये कोची में होगा, मरीन वाला। वेटेरिनरी वाला जो है ये आपका होगा इज़ात नगर में। इज़ात नगर पड़ता है बरेली में, ठीक है, बरेली में, यहाँ पे है। एवियन वाला यानी पक्षियों वाला भी आपका यहीं पे ये इज़ात नगर बरेली में। एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात करेंगे तो ये जोधपुर में है। पोटैटो आलू वाले की अगर बात करेंगे तो शिमला में है, ठीक है। और टोबैको तम्बाकू वाले की अगर बात करेंगे तो राजमुंदरी, राजमुंदरी जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और ऐसे याद कर लो, राजा लोग तम्बाकू बहुत खाते हैं। बीड़ी किससे बनती है जरा बताना, बीड़ी किसकी पत्तियों से बनती है, किसके लीफ से बनती है, अभी क्वेश्चन पूछा था सीजीएल में। हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें तो हॉर्टिकल्चर ये किस रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है, और इसको बागबानी बोलते हैं, जहाँ पे हम फ्लावर्स, वेजिटेबल्स ये सब उगाते हैं। ये आपका बैंगलोर में हेडक्वार्टर है। और पल्सेस वाला ध्यान रखना बेटा, कानपुर, ठीक है ना, कानपुर हल्का मत लेना। दालों वाला पूरा सारा कुछ हम ही देख रहे हैं, अभी रिसर्च नहीं करेंगे, खा लेना, फिर दालें क्या खाओगे। तो जब भी दाल खाया करो, कानपुर के बारे में ज़रूर सोचा करो कि कानपुर वाले अगर रिसर्च ना करते तो तुम आज दाल ना खा रहे होते, ठीक है ना। हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें तो ये गोल्डन रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है। गोल्डन से ही हमारा और कौन सा है, जो हनी वाला है वो भी गोल्डन रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है। बीड़ी जो बनती है ना, बीड़ी दो, बीड़ी तेंदू, ठीक है, तेंदू लीव से तेंदू लीव से बनती है ये। आगे बढ़ते हैं। और एव्स जो होते हैं हमारे पक्षी होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ये आपके 4 हार्ट के चैम्बर होता है इनका, तो मतलब 4 चैम्बर का हार्ट होता है। और ये आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स होते हैं। और कॉर्डेट फाइलम से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीसिंग टुगेदर द पजल, ठीक है, पीसिंग टुगेदर द पजल ऑफ जियोलॉजिक टाइम टू क्रिएट एंड एनालाइज हिस्टोरिकल मैप्स ऑफ द अर्थ इज नोन है, जिसको क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से। हाँ, ये कानपुर शिवली रोड पे पड़ता है, आई थिंक जब आईआईटी की तरफ जाओ तो वहीं पे ही है। वर्टिब्रे, नोटोकॉर्ड, यस सर। टेंडू नहीं, खेंडू, खेंडू नहीं होती, टेंडू होती है, ठीक है, तेंदू होती हो, खेंडू। हमारा राइस रिसर्च कहाँ गया, तो राइस रिसर्च भी बता दो भाई, हैं, ईस्ट इंडिया वाले थोड़े से बुरा मान गए। चलो भाई, हाँ, कल्याणपुर के पास है। खैर, अब ये क्वेश्चन के थ्रू एक ट्रिक समझिए। ट्रिक ये है, ट्रिक ये है कि आंसर यूजुअली सिमिलर ऑप्शंस में छुपा हुआ होता है। अगर कहीं पे ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाए जहाँ पे ऑप्शंस सिमिलर हैं, थोड़ा सिमिलर टाइप लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, तो आंसर उसमें होता है, सेम में नहीं होता है। सेम में नहीं, सेम अगर 2 ऑप्शन है तो फिर तो आंसर तो वो फिर आंसर हो ही नहीं सकता। मैं बताऊंगा, देखो 3 चीज़ें होती हैं। सिमिलर ऑप्शन में आंसर होता है, और अगर आपको सिमिलर और कंट्रास्टिंग मिल गए, सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन मिल गए, तो ये बात यहाँ पे ये होती है कि आंसर फिर उन दोनों ऑप्शन में से ही कोई एक होता है, ठीक है। सिमिलर और कंट्रास्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे एक ऑप्शन बोल रहा है कि ये चीज़ जो है नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, और ये चीज़ दूसरा बोल रहा है चीज़ साउथ इंडिया में, और बाकी के 2 ऑप्शन कुछ और बोल रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि ईस्ट और वेस्ट, वो कुछ और ही बोल रहे हैं। लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे हैं, बोल रहे हैं नॉर्थ में पाया जाता है, ये बोल रहा है साउथ में पाया जाता है। तो या तो नॉर्थ में तो साउथ में, ठीक है। तो इस तरह से अगर कुछ ऑप्शन है तो आंसर उसी में होता है। और एक होता है आपका कि अगर 2 ऑप्शन है जो सेम ही चीज़ बता रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि इन दोनों में से ही कोई आंसर नहीं होगा।
अगर दोनों सेम ऑप्शन है तो इन दोनों में से ही कोई आंसर नहीं होगा। खैर, अब यहाँ पीलियो तो सब में कॉमन है, तो ये तो कोई सिमिलर हुआ नहीं। क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, लिथोलॉजी और ज्योग्राफी। तो आंसर आप देखें थोड़ा सिमिलर, अगर आप देखें तो जियोमॉर्फोलॉजी और जियोग्राफी में। अब इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके टियर 1 के ही उठाऊंगा, और टियर 1 जो अभी जिसके आंसर किया ही है, और उसी के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ये सिमिलर ऑप्शन वाली ट्रिक मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे। तो जियोमॉर्फोलॉजी और जियोग्राफी। अच्छा, लिथोलॉजी को वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। लिथो का मतलब होता है स्टोन, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। क्लाइमेट की यहाँ पे बात हो नहीं रही है, आंसर होगा पीलियो जियोमॉर्फोलॉजी। कमेंट में आप बताएंगे कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी। फादर ऑफ जियोलॉजी किसको बोलते हैं? अगला क्वेश्चन है, जफर खान वॉज अ फेमस जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जफर खान जो है किस रूलर का एक फेमस जनरल था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन? जफर खान मलिक काफूर की तरह ही अलाउद्दीन खिलजी का एक तरह से जनरल था। अब अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत का एक रूलर था, जिसने कब से कब तक रूल किया? इसने रूल किया 13, तो अब पूरा अगर आप ऑर्डर यहाँ से देखें तो 1206 में स्लेव डायनेस्टी आई, कुतुबुद्दीन ऐबक, देन 1290 तक रहा, देन खिलजी डायनेस्टी इसके बाद आई 1296 में, 1290 में, और 1290 से लेकर 96 तक पहला रूलर रहा जिसको हम बोलते हैं जलालुद्दीन खिलजी। और उसके बाद आए हमारे कौन? 1296 में अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से लेकर 1316 तक, 1316 ईस्वी तक ये रहे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात कर रहे हैं तो इसको अली गुरशस्प के नाम से जानते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी से जो पूछता है। इसने 3 तरह के टैक्स लगाए थे, घरई, चराई और जजिया। घरई हाउस टैक्स, चराई पेस्टोरल टैक्स, और जजिया नॉन मुस्लिम्स पे। फिर इसकी अगर बात करें तो इसका ठीक है, इसके टाइम पे एक इसका कोर्ट पोएट हुआ करता था आमिर खुसरो, जिसने कि आमिर खुसरो ने इसको टाइटल दिया था सिकंदर सैनी का, और इसने टाइटल दिया था आमिर खुसरो को तूते हिंद का, दैट इज़ पैरट ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था। किसने टाइटल दिया था ये? अलाउद्दीन खिलजी ने आमिर खुसरो को। आमिर खुसरो ने कव्वाली वगैरह बहुत कंपोज करने का काम किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने मार्केट रिफॉर्म्स के लिए बहुत जाना गया। मार्केट में इसने कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए? इसने मार्केट को कंट्रोल करके रखा, जिसके लिए उसने कुछ ऑफिसर अपॉइंट करके रखे, जैसे कि सराय आदिल, इसको क्लॉथ मार्केट बोलते हैं। उसने अपॉइंट करके रखा शहनाए मंडी को। किसको अपॉइंट करके रखा? शहनाए मंडी। ये कौन थे? ये ऑफिसर थे जो मार्केट में देखते थे कि सभी ढंग से प्राइस वही प्राइस को फॉलो कर रहे हैं कि जो उनको बताया गया है या फिर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने सोल्जर्स को कम कम सैलरी पे करता था, और उसने बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी बना रखी थी। उसने इन सब के लिए दाग और चेहरा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर रखा था। दाग का मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस की ब्रांडिंग करना, और चेहरा की अगर हम बात करें, चेहरा इसको हम हुलिया सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो है जो सैनिक होते थे, जो सिपाही होते थे, उनके लिए था ये। इसने कुछ स्पाइस भी यहाँ पे अपॉइंट कर रखे थे, जिनको हम मुनैया के नाम से जानते हैं, ठीक है। मुनैया ये कौन होते थे? स्पाइस होते थे। स्पाइस मतलब जो खबरी जिनको हम बोल सकते हैं, ठीक है, जासूस। अलाउद्दीन खिलजी का एक और मिलिट्री कमांडर था जिसको हम जानते हैं मलिक काफूर के नाम से, फिर हजार दिनारी के नाम से। इसने साउथ इंडिया में एक्सपेडिशन किए अलाउद्दीन खिलजी के लिए, और इसने कैप्चर किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने कैप्चर किया सबसे पहले तो देवगिरी, जहाँ पे यादव्स रहते थे, उनको हराया। कब? 1308 में, 1308 AD में हराया। देन होयसाल डायनेस्टी जो कहाँ पे रूल कर रही थी? होयसाल ऑफ हालेबीडू। इन्होंने ही, होयसाल डायनेस्टी ने तो कैसे शेप के टेंपल बनाए थे? स्टार शेप्ड टेंपल, जो कि हमारी 42nd यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए गए हैं। हालेबीडू इनकी कैपिटल थी। द्वार समुद्रम, ठीक है, द्वार समुद्रम कुछ याद आया? द्वार समुद्रम फाउंडर। तो होयसाल की अगर बात करेंगे तो 1311 में इनको हराया। इसी सेम टाइम पे ही पांड्या को हराया इसने, मलिक काफूर ने, साउथ इंडिया में जाके। और जो वारंगल के ककातिया थे, ककातियाज ऑफ वारंगल, इनको हराया इसने 1313 के टाइम पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मलिक काफूर ने ये सब किया था, जिसको कि हजार दिनारी के नाम से जानते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग कुछ याद किया जा सकता है, कुछ ऐसा जो हम मिस कर रहे हो कुछ? हाँ, इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया, अलाई दरवाज़ा जो कि एंट्रेंस है कुतुब मीनार का। और क्या बनवाया इसने? सेकेंड सिटी सिरी डेवलप करी, और सिरी फोर्ट का निर्माण किया इसने। अब आते हैं इल्तुतमिश पे।
इल्तुतमिश की अगर बात करें तो 1210 से लेके, यानी कि जब आपका 1206 से लेकर 10 तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहा था, जिसको कि हम लाख बख्श के नाम से जानते हैं, जिसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया, और उसने और क्या बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये तो अजमेर में बनाया, प्लस उसने बनवाया यहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम कुतुब मीनार के पास में। कुतुब मीनार कितने टावर का है, मतलब उसका लंबाई कितना है और वो कितने स्टोरे हैं, कितने माले हैं, ये आपको बताना है। तो 1210 में इसकी पोलो या चौगान खेलते वक्त डेथ हो जाती है, तो 1210 से लेके 1236 तक इल्तुतमिश का रूल रहता है। इल्तुतमिश का रूल क्यों इंपॉर्टेंट है? इल्तुतमिश ने भी बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे कि इसने सिल्वर कॉइन, सिल्वर टंका चलाया, कॉपर जीतल चलाया, तो सिल्वर टंका, कॉपर कॉइन, जीतल चलाया, सिल्वर टंका और कॉपर का जीतल चलाया। इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे उसने एक सर्टेन पार्ट ऑफ लैंड कुछ अपने आर्मी पर्सनल्स को दे दी, और आप आर्मी मेंटेन करो, उससे रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करो। इल्तुतमिश की अगर बात करेंगे तो इसने ही चंगेज़ खान का जो एक हम बोल सकते हैं अटैक है, उसको सक्सेसफुली रेजिस्ट कर लिया था इसने, ये चीज़ है। टंका जीतल हो गया, और ध्यान रखना है क्या, और ये ध्यान रखना है कि इसके टाइम का ही एक क्रॉनिकलर हुआ जिसका नाम था मिनहाजुस सिराज, ठीक है, मिनहाजुस सिराज। मिनहाजुस सिराज की अगर बात जब हम करें तो इसने लिखा था क्या, तबाकत नसीरी, और तबाकत नसीरी में इसने ये लिखा था कि किस तरह से इसके जो बेटे थे वो उतने एबल नहीं थे जितनी कि इसकी बेटी रज़िया सुल्तान एबल रूलर थी, और इसी वजह से इसके बाद रज़िया आती है यहाँ पे। और रज़िया ने क्या किया, रज़िया इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ द मेडिवल इंडिया। 4 साल तक 1236 से लेकर 40 तक रूल रहा। देन इसके बाद जो मेजर रूलर आता है वो 1266 में आता है अपना बलबन। ये जो बलबन था ये 1266 में बनता है और 1287 तक 1287 तक रहता है। इसने क्या क्या किया, इसने तो पहले जो चहलगानी प्रथा है जिसको कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था उसको ख़त्म कर दिया इसने, ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स। फिर इसने क्या किया, इसने बोला कि आज से तुम सिजदा और पैबोस करो, यानी कि हमारे सामने सिर झुकाओ और हमारे फीट को किस करो, यानी पैबोस करो। और इसने खुद को बोला कि हम आफरासी आपके डिसेंडेंट हैं। इसने ज़िल्ले इलाही का टाइटल ले लिया, यानी शैडो ऑफ गॉड इसको बोलते हैं, ज़िल्ले इलाही बोलते हैं। प्लस बलबन ने आपका एक दीवाने अर्ज़ नाम का एक मिलिट्री डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया इसने, बलबन ने, ठीक है। और इसने ही जो आपका पारसी फेस्टिवल है जिसको कि हम नवरोज़ के नाम से जानते हैं, इसको भी स्टार्ट करवाया था बलबन ने। अब जान लेते हैं द वाइजेस्ट फूल को, दैट इज़ MBT को, मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसका टाइम पीरियड था 1325 यानी 1325 से लेकर 1351 तक। इसको वाइजेस्ट फूल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसके जो करतूतें थीं, जैसे कि इसने कैपिटल को शिफ्ट किया दिल्ली से दौलताबाद, और दौलताबाद से फिर दिल्ली से शिफ्ट कर लिया, दौलताबाद या फिर देवगिरी उसी को बोलते हैं, ठीक है। इसके फेल्ड एक्सपेडिशन थे कुराचिल और खुरासान, जो फेल रहे पूरी तरह से। इसने एक टोकन करेंसी चलाई, वो भी एकदम फेल रहा कॉन्सेप्ट। और इसने जो है कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट कर दिया हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, जैसे कि 2 गार्डनर थे जिनका नाम था लाढ़ा और पीरा, एक वाइन डिस्टिलर था, एक कुक था, उनको सबको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी, जो कि मूर्खता वाला काम था। ऐसा किसने बोला था? ऐसा बोला था ज़ियाउद्दीन बरानी ने। अपनी किस किताब में, ज़रा बताएंगे किस किताब में बोला था? MBT नहीं, दीवाने को ही स्टार्ट किया, दीवाने ओ ही नहीं, दीवाने को ही, जिसको कि हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक। और MBT को ही उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है। उलुग खान काफ़ी लोगों के टाइटल थे, जैसे बलबन का भी उलुग खान का ही टाइटल था। ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी तारीख़ फ़िरोज़ शाही, इन शॉर्ट फ़िरोज़ शाही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। पादशाहनामा किसने लिखी, जल्दी से बताइए? तो पादशाहनामा लिखी थी फ़िरदौसी ने, ठीक है। शाहनामा किसने लिखी? अब्दुल हामिद लाहौरी ने। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछ चुका है। तो ज़ियाउद्दीन बरानी ने फ़िरोज़ शाही लिखी। तबाक़त नसीरी किसने लिखी? तबाक़त नसीरी लिखी मिनहाजुस सिराज ने, जो कि किसके टाइम का क्रॉनिकलर था? इल्तुतमिश के टाइम का। क्लियर हो गई इतनी सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैंने बताई, इंपॉर्टेंट रूलर्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें, और कुछ तो नहीं है, ठीक है। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? इसमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर कौन सा कर होता है? 100 रुपये किसने भेज डाले भाई? सर 7 को एग्जाम में MTS करंट अफेयर्स का कौन सा मंथ का करूँ? करंट अफेयर्स पिछले 6 मंथ का रिकमेंड किया अविनाश ने, प्रेम प्रभाकर ने 1 साल का रिकमेंड किया। भैया पिछले 6 महीने का सच नहीं पूछ रहा है, कब का करंट अफेयर पूछेगा आपको ही नहीं पता है। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा, करंट अफेयर अगर कहीं से पढ़ा है आपने उसको रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। अच्छा कल ही पेपर है आपका, उसको रिवाइज़ कर लीजिए। करंट अफेयर को बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा, हाथ मत लगाइएगा, बाकी चीज़ें पढ़िए आप, ठीक है।
बिल्कुल, शाहनामा आपका फिरदौसी और पादशाहनामा कौन होगा हमारा? अब्दुल हामिद लाहौरी। क्या हमने उल्टा तो नहीं बोल दिया? मैं लिख देता हूँ, कोई नहीं। शाहनामा होगा हमारा, जो ये शाहनामा लिखी गई थी उसके टाइम पे, महमूद ऑफ गजनवी के टाइम पे, 1000 AD के टाइम पे लिखी गई थी, फिरदौसी। और जो पादशाहनामा है ये शाह जहाँ का जो बायोग्राफी है वो है पादशाहनामा, ठीक है। ये लिखा है था अब्दुल हामिद लाहौरी ने, ठीक है। तो LP करके कुछ ऐसे याद कर लो, फिर SF ऐसे करके, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स, अब हमारे दो तरह के टैक्स होते हैं, दो तरह के कर होते हैं। एक डायरेक्ट जो डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट को देना होता है, इसको आप एस्केप नहीं कर सकते, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट जिसको कि आप पास ऑन कर सकते हैं किसी दूसरे पर भी। डायरेक्ट टैक्स के हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि कैपिटल गेंस टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे टैक्स हमारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्स की खासियत ये होती है कि ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कैसे प्रोग्रेसिव, क्योंकि अगर आपने पीछे पहले मेरे से पढ़ा है तो सब कुछ आपको पता है कि ये प्रोग्रेसिव होते हैं। यहाँ पे जो मार्जिनल टैक्स लगता है, जो मार्जिनल टैक्स रेट होती है वो एवरेज टैक्स रेट से ज़्यादा होती है। ये भी सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, एवरेज टैक्स रेट से ज़्यादा होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का होता है ना, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स को हम प्रोपोर्शनल इन नेचर बोलते हैं, प्रोपोर्शनल होता है ये नेचर में। और इसका एग्जांपल है जैसे कि GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम्स ड्यूटी हो गया। दीज आर ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें से ध्यान रखिएगा, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स को हम पेपर टैक्स के नाम से जानते हैं। और जो टैक्स का पैसा आता है गवर्नमेंट के किस हेड में जाता है, रेवेन्यू या फिर कैपिटल? जल्दी से कमेंट में बताइए इस चीज़ को। और किसने टैक्स रेट और टैक्स कलेक्शन के वर्सेस ग्राफ प्लॉट किया था? टैक्स रेट वर्सेस टैक्स के कलेक्शन किसने ग्राफ प्लॉट किया था? तो जो टैक्स कलेक्ट होता है वो आपका जाता है रेवेन्यू रेसीट में, क्योंकि इनकम है तो इसलिए रेसीट बोलेंगे, इनकम बोलेंगे, ठीक है। और रेवेन्यू साइड में जाता है क्योंकि अक्सर जाता रहता है। GST की अगर बात करें तो आपको पता है 101st अमेंडमेंट है। असम वॉज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई दिस बिल, 101st अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था आपका। और अगर बात करें GST के बारे में तो इसको 1 जुलाई 2017 को लाया गया था, पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था। और साथ ही साथ GST की अगर बात करें तो GST काउंसिल आर्टिकल नंबर 279A में आता है। 280 में क्या आता है ज़रा बताना? तो टैक्स रेट वर्सेस कलेक्शन के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होता है वो होता है लैफर्स कर्व। क्या होता है? लैफर्स कर्व होता है ये आपका। बाकी कर्व कौन कौन से होते हैं? एवरेज फिक्स्ड रेवेन्यू कर्व होता है जो हाइपरबोला शेप का होता है, कि आप जैसे एक समोसा बनाएंगे आप, मैं आपसे बोलूँ बेटा एक समोसा बना के लाओ तो तुम्हें बहुत खर्चा लग जाएगा। फिर मैं बोलूँ बेटा एक की जगह 10 बनाओ, तो अब एक समोसा बनाने में आई लागत कम हो जाएगी। मैं बोलूँ बेटा 100 समोसे, क्यों? अब एक समोसा बनाना है तो अभी सिलेंडर लाना पड़ेगा, आलू नमक ये सब लाने पड़ेंगे, तो एक आलू तो खरीद के लाओगे नहीं। और जितने ज़्यादा बल्क में खरीद के लाओगे आलू नमक और ये सब सिलेंडर वगैरह, तो उतना ही कम थोक में सस्ता मिल जाता है, तो एक समोसा बनाने की कीमत घटती जाएगी। तो ये एवरेज फिक्स रेवेन्यू कर्व होता है। इनइक्वालिटी कर्व क्या होता है? इनइक्वालिटी कर्व ये होता है आपका लॉरेंस कर्व, जिसको हम बोलते हैं लॉरेंस कर्व, जिसमें 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। डिमांड और सप्लाई कर्व हम आगे पढ़ेंगे कभी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और बाकी फिलिप्स कर्व क्या होता है? फिलिप्स कर्व भी आपका कुछ इस तरह से होता है। फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि किस तरह से जो इन्फ्लेशन की जब रेट ज़्यादा होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कम होती है। ये होता है फिलिप्स कर्व। क्लियर इतनी चीज़? आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं, और तो कुछ नहीं है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स अ हाई कोर्ट टू इशू अ रिट? तो रिट इशू करने का पावर कौन सा मतलब आर्टिकल से मिलता है? 132 और 226, 143 या फिर 32? तो यहाँ पे अगर हम बात करें 132 आंसर नहीं होगा, 32 आंसर नहीं होगा। 32 से रिट इशू तो की जाती है बट सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है, आंसर होगा 226। हाई कोर्ट हमारे कंट्री में आज कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा था? कलकत्ता हाई कोर्ट था, ये कलकत्ता का हाई कोर्ट था। ये कब बना था? 1861 का एक्ट आया था, 1862 में फोर्ट विलियम में बना था। जो हमारा बाकी के दो हैं वो भी 1862 में बने थे। बाकी के दो कौन? जो बॉम्बे और हमारी मद्रास प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिशर्स की, वो भी 1862 में ही बने थे। 1866 में बना था हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। पहली हाई कोर्ट की महिला जज कौन थी? ये थी एना चैंडी। कौन से हाई कोर्ट की थी? ये क्वेश्चन पूछा था अभी टियर 1 में। एना चैंडी केरल हाई कोर्ट की थी। आपकी लीला सेठ पहली चीफ जस्टिस थी, महिला चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट की, वो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की थी वो। उनके बेटे हैं विक्रम सेठ, जिनकी किताब है अनस्यूटेबल बॉय, और करण जौहर की है अनस्यूटेबल बॉय।
अब ये जो रिट होती है इसको कौन इशू करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करते हैं। बट लेट मी टेल यू कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिट इशू करने वाला ये आर्टिकल होता है ये फंडामेंटल राइट है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कभी मना नहीं कर सकता इसको इशू करने के लिए। और 226 के तहत जो हाई कोर्ट है वो ना सिर्फ मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए रिट इशू कर सकता है, बल्कि लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए भी रिट इशू कर सकता है, इसलिए इसका रिट जुरिसडिक्शन वाइड होता है। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था अम्बेडकर जी ने। और रिट कितनी तरह की इशू की जा सकती हैं? 5 तरह की रिट को इशू किया जा सकता है, जिनको अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहली तो कौन है? इन शॉर्ट HC लिख रहा हूँ, हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी उसका शरीर लेके आओ, टू हैव द बॉडी ऑफ। जो अभी ईशा फाउंडेशन जो है जग्गी वासुदेव जी का द बॉडी ऑफ, तो उसके खिलाफ अभी इशू किया गया था कि उन दोनों लड़कियों की बॉडी लेके आओ। मतलब बॉडी नहीं, मतलब उनको कोर्ट में प्रस्तुत करिए उन दोनों लड़कियों को। हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है, नहीं आपने रिमार्क सुना होगा कि अपनी लड़की की तो शादी कर दी और बाकी को, है ना, बाकी को हेड शेव करके यहाँ पे रहने के लिए बोल रहे हैं। तो मतलब इस तरह का स्टेटमेंट जो है पास किया। ठीक है, खैर आपके अकॉर्डिंग कैसा था? मतलब स्टेटमेंट की आप क्या करते हैं? निंदा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्या करते हैं? बताइए जल्दी से। ठीक है, हेबियस कॉर्पस, क्योंकि मैं बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। ठीक है, हेबियस कॉर्पस के बाद आता है मैंडेमस। ठीक है, और मैंडेमस की अगर बात करें तो मैंडेमस में होता यह है कि जब कोई मैंडेटरी काम नहीं करता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कि आप अपना काम करिए। ठीक है, यानी कि वी कमांड इसका लिटरल मीनिंग होता है। लिटरल मीनिंग जो लिख रहा हूँ इसको ध्यान से देख लीजिएगा, यही पूछता है लिख के, वी कमांड टू हैव द बॉडी ऑफ। तो जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मैंडेटरी काम नहीं करता है, यानी जो उसको करना चाहिए, तो मैंडेमस को इशू किया जाता है। प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट इसको कभी इशू नहीं किया जा सकता है मैंडेमस वाले रिट को। ठीक है, वी कमांड बिल्कुल सही है सर। मैंडेमस में कमांड, हाँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यस यस यस, हमने भी पढ़ा है। अच्छा पढ़ा है तुमने। मैंडेमस प्रोहिबिशन पे आते हैं, प्रोहिबिशन देन आता है, देन आता है आपका सर्श्योररी। सर्श्योररी, ये दोनों भाई हैं। प्रोहिबिशन में क्या है? हायर को, इसका मतलब होता है वी फॉरबिड, इसमें मना किया जा रहा है। वहाँ पे कुछ बोला जा रहा है कि ये करो, यहाँ पे मना किया जा रहा है कि मत करो, वी फॉरबिड। ठीक है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है कि तुम रुक जाओ, अपने जुरिसडिक्शन के बाहर मत निकलो। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ, यानी कि वो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल रहा है कि तुम अपने औकात से बाहर निकल चुके हो, जुरिसडिक्शन से बाहर निकल चुके हो, तो तुम्हारे उस ऑर्डर को क्वैश करते हैं और इस केस को अपने अंडर लेते हैं। अभी ये जग्गी वासुदेव जी वाला जो ईशा फाउंडेशन वाला जो मामला है, इसमें 2 रिट इन्वॉल्व हैं। एक तो हेबियस कॉर्पस है और दूसरी सर्श्योररी है। हेबियस कॉर्पस के थ्रू मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि वहाँ पे ले जाओ और लड़कियों को लेके आओ यहाँ पे। ठीक है, पुलिस से बोला। हाई कोर्ट ने बोला, डीवाई चंद्रचूड़ ने, घुस मत जाना वहाँ पे, घुस मत जाना वहाँ पे। और मद्रास हाई कोर्ट को थोड़ा लताड़ लगाई और बोला कि तुम्हारा ये जो केस है उसको हम लेते हैं अपने अंडर में। तो सर्श्योररी हो गया ये। ठीक है, क्योंकि वो अपने जुरिसडिक्शन से बाहर निकल गया था मद्रास हाई कोर्ट। देन यहाँ पे आते हैं, तो उसने क्या लिया? सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने। कियो वारंटो क्या होता है? क्यों बैठे हो तुम यहाँ पे, यानी कि बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ, यानी कि जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ, जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या करता है कि कोई एक ऐसे पद को होल्ड कर रहा है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो उस केस में इसको इशू किया जाता है। ऑलराइट, 143 क्या है? 143 हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको पता है तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो आगे डिस्कस करेंगे। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। प्रेसिडेंट एडवाइस लेने जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास और वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती प्रेसिडेंट पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और 142 तो मैंने कल शॉर्ट एक वीडियो डाली थी, रील डाली थी, अतुल कुमार का मैंने केस बताया था, तो उसके थ्रू उसको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। पता है ना सभी को 142? जल्दी से बताइए 142 में क्या है। कल मैंने जो रात को रील डाली थी 8:30 बजे, उसमें मैंने बताया था आपको। चलिए सर, प्लीज़ ऐड इंग्लिश सबटाइटल फॉर यस्टरडेज वीडियो सर, प्लीज़ ऐड। ओके आफरा जी, ऐड हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इश्तिहार्स इशूड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज करेक्ट? कौन सा सही है इसमें? इश्तिहार 1857 रिवोल्ट के टाइम पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें नहीं पता इश्तिहार क्या थे, क्यों थे, कैसे थे, कब थे। ठीक है, कब तो लिखा हुआ 1857। दे ग्लोरीफाइड द मुस्लिम रूल इन इंडिया, यानी कि उन्होंने मुस्लिम रूल को ग्लोरीफाई किया। तीसरा देखो सिमिलर टाइप है, दे ग्लोरीफाइड द मैसेज ऑफ इस्लाम। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये सेम ऑप्शन नहीं है, दो एक ही चीज़ को बता रहे हैं। मुस्लिम रूल या फिर इस्लाम, बात एक ही है, मैसेज ऑफ इस्लाम, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और 2 ऑप्शन जो सेम चीज़ बता रहे हैं
वो आंसर नहीं हो सकते हैं, बाकी भी पढ़ ही लेते हैं। दे ग्लोरीफाइड द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अंडर द मुगल एम्पायर। दे ग्लोरीफाइड द रोल ऑफ क्वीन विक्टोरिया, इसको तो सीधा सीधा एलिमिनेट कर ही सकते हैं, इश्तिहार है, मुस्लिम नेम है थोड़ा सा, तो क्वीन विक्टोरिया तो नहीं होगा, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया के रोल को क्यों ही ग्लोरीफाई किया जाएगा, वो भी 1857 के रिवोल्ट में क्वीन विक्टोरिया को ग्लोरीफाई किया जाएगा, ना 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 भाई, रिवोल्ट में तो इनके खिलाफ था ना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो और ए और सी दोनों सेम है, तो एक क्वेश्चन मतलब वही है ना कि सेम ही चीज़ बता रहे हैं, तो आंसर हो नहीं जाएंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दे ग्लोरीफाइड द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अंडर मुगल एम्पायर। यानी कि मुगल एम्पायर थोड़ा सा आपको क्या है सर, मतलब इतना आप कर सकते हैं, मैंने आपको ये पढ़ा रखा है 1857 के विद्रोह में क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब एक थे। क्यों? क्योंकि पोर्क मतलब ये बोला गया था कि जो ग्रीन फील्ड राइफल है उसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग हो रहा है, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का यूज़ हो रहा है। अब उसमें गाय का मांस भी और सुअर का मांस, पिग का मीट और काऊ का मीट जिसको बीफ बोलते हैं, दोनों का यूज़ का खबरें थी, इस तरह से अफवाह थी, जो भी सच था झूठ था वो जो भी हो। तो पोर्क जो होता है दैट इज़ जो पिग का मीट होता है वो मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में बहुत प्रोहिबिटेड है, और बीफ आपको जानते हैं हिंदू धर्म में कि बहुत ही वो भी ज़्यादा प्रोहिबिटेड है। तिरुपति जो मंदिर है उसमें को लेकर भी बवाल मचा हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही मुस्लिम और हिंदू दोनों ही थे एक साथ। तो मैंने आपको बताया था कि जो मुगल शासक था उस समय बहादुर शाह जफ़र दी सेकंड, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, उसको सभी ने बोला ये है हमारा रूलर। वो तो बुढ़ा हो गया था, वो उसको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन सबने बोला नहीं नहीं हमारा रूलर तो ऐसा है, हम मुगल रूल की सुवरेनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, उनकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, हम ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो भाई सिंपल बात हो गई कि वो क्या बोलना चाह रहे 1857 रिवोल्ट में कि हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक साथ रहेंगे मुगल एम्पायर के अंडर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 1857 रिवोल्ट की अगर हम चर्चा कर लें तो जल्दी से आप बता दीजिए कि इसको कानपुर से किसने लीड किया, इसको लखनऊ से किसने लीड किया, इसको दिल्ली से किसने लीड किया, इसको झांसी से किसने लीड किया, इसको फैज़ाबाद से किसने लीड किया, इसको बरेली से किसने लीड किया, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला इसको। तो यहाँ पे कानपुर से अगर हम बात करेंगे तो नाना साहेब ने, देन उनके बाद तांतिया टोपे ने लीड किया, ठीक है। बाजीराव दी सेकंड जो थे, जो पेशवा थे, उनके अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब, तो उनको जो है गद्दी मिल नहीं रही थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी की वजह से। लखनऊ की अगर हम बात करें तो बेगम साहिबा यहाँ से थी, बेगम हज़रत महल, ठीक है, बेगम हज़रत महल जी थी जिन्होंने कि लीड किया था यहाँ से। और ये जो अवध के नवाब हुआ करते थे, ठीक है, अवध के नवाब, उनकी ये वाइफ थी या फिर उनकी विडो थी ये, ठीक है, बेगम हज़रत महल, जिन्होंने यहाँ से लीड किया था। दिल्ली से अगर बात करें जनरल भक्त खान, ठीक है, जनरल भक्त खान ने लीड किया था। कहीं कहीं हो सकता है बहादुर शाह ज़फ़र, बहादुर शाह ज़फ़र का जो कि क्या थे, मिलिट्री कमांडर थे, जो उस समय मुगल शासक था। देन उसके बाद आपको पता है कि 1857 रिवोल्ट को क्रश कर दिया ब्रिटिशर्स ने और इनको डिपोर्ट कर दिया, रंगून जेल में इनको जो है भेज दिया कि चलिए आ जाइए भाई जल्दी से जेल में, ठीक है। और झांसी तो आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई, जिनको मणिकर्णिका के नाम से जानते हैं, मनु। फैज़ाबाद से मौलवी साहब, मौलवी अहमदुल्ला। बरेली से आपके जो खान बहादुर हैं उन्होंने इसको लीड किया। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हज़रत महल ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में डलहौजी लेके आया था, सतारा को सबसे पहले कैप्चर किया था, देन संबलपुर जैतपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1853 या कहीं का 1854 लिखा आपको मिल जाएगा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो इसको वी.डी. सावरकर ने आज़ादी का पहला युद्ध बोला था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर, इसको क्रश कर दिया था उन्होंने, सप्रेस कर दिया था। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया था, जिसको कि क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से जानते हैं। वहाँ से गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय बना दिया गया था। कौन पहला वॉइस रॉय बना, जरा कमेंट में बताएं, जिसके टाइम पे 1857 का रिवोल्ट हुआ। बोर्ड ऑफ गवर्नर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। 1784 का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, जिसने क्या किया था, बोर्ड ऑफ गवर्नर को क्रिएट किया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले एग्जिस्ट करते थे कॉमर्शियल फंक्शंस के लिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर को अपॉइंट किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, जिसको कि हाफ लोफ सिस्टम बोला था। किसने, कल ही बताया था, जरा बताना। तो उसको ख़त्म किया गया 1858 के एक्ट से, प्लस एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया और उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल क्रिएट की गई। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैनिंग जो था ना, कैनिंग वो पहला वॉइस रॉय बना और उसी के टाइम पे पूरा विद्रोह हुआ था 1857 का। एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें 50 ओम का है, इसको 5 पार्ट में काट दिया है। दीज वायर आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस कॉम्बिनेशन। हेस्टिंग है, बिल्कुल वॉरेन हेस्टिंग सही होगा।
वर्न हास्टिंग इज़ दी करेक्ट, बिल्कुल। वो 1772 में उसने डुअल गवर्नमेंट ख़त्म किया था और पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। तो 50 ओम को हमने 5 पार्ट में कट कर दिया है और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इस तरह से 1+R1, ठीक है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरह से एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे क्योंकि आपने 50 को 5 पार्ट में काट दिया है, यानी कि हर पार्ट का 10 ओम क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हर पार्ट का 10-10 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आप इसको 5 बार जोड़ेंगे क्योंकि 5 रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में आपने जोड़ रखा है। और पैरेलल में क्या चीज़ कॉमन होती है ज़रा बताइए? करंट की पोटेंशियल डिफरेंस। तो 10 एलसीएम लेंगे, 5 बार जोड़ेगा 1 तो 5 आ जाएगा। तो ये 1/R इक्विवेलेंट है। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आप इसको रिवर्स कर देंगे तो 10/5 यानी कि 2 ओम निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब सीरीज़ में सब कनेक्टेड होते हैं तो R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन, यानी कि सिर्फ आपको ऐड कर देना है, बस बात ख़त्म। सीरीज़ में सेम होता है आपका करंट, सीरीज़ में सेम करंट पहुंचता है रजिस्टर के पास, सेम करंट पहुंचता है। करंट को किससे मापते हैं? मीटर से। यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। और यहाँ पे पैरेलल के केस में क्या होता है? पैरेलल में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर होता है, जिसको वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, ये सेम होता है इन सब का जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो बताइएगा ज़रा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है और ओम्स लॉ किसने दिया था? तो पता ही है, वो साइमन ओम्स ने दिया था। ओम्स लॉ कब दिया गया था और ये क्या बोलता है ओम्स लॉ, ठीक है। और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ए यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। और रो जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। रेजिस्टिविटी विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ओम मीटर इसकी ऐसा यूनिट होती है। रेजिस्टेंस की ओम होती है। कंडक्टेंस की क्या होती है जल्दी से बताएंगे? ये इतनी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कंडक्टेंस की, ठीक है। कैपेसिटेंस यानी संधारिता की एसआई मात्रा क्या होता है, प्लस आपको बताना इंडक्टेंस की। ये सब मैं आपको आई थिंक पहले या फिर दूसरे लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ओम्स लॉ दिया था साइमन ओम ने 1827 में, जो बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और यहाँ पे जो कांस्टेंट आ जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस। तो ये 1827 में दिया गया था लॉ, ठीक है। यानी कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सिंगल स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनती है आपकी। कंडक्टेंस का एसआई यूनिट होता है सीमेन, या फिर इसी को ही हम क्या किस नाम से जानते हैं? ओम इनवर्स, या फिर मो बोल देते हैं, ओम का उल्टा। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट होती है फैरेड। इंडक्टेंस की होती है हेनरी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बेस्ड ऑन द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट? निम्नलिखित में से कौन सा किराया के रिकार्डियन सिद्धांत पर बेस्ड था? तो हमारे कई सारे लैंड रिफॉर्म सिस्टम लेके आए गए ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जिनमें कि जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और बनवाड़ी नहीं था, बनवाड़ी तो मैंने अपने आप से बनाया है, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? और बाकी तो आपको पता है, देखो एसआई यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। सबकी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए कि पावर ऑफ लेंस की डायप्टर होती है, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, लाइट या डिस्टेंस का यूनिट होता है पास्कल, आपका प्रेशर का होता है, पारसेक आपका डिस्टेंस का ही होता है, ठीक है। तो और आपका जो टेस्ला होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का होता है। बैक्यूरल किसका होता है? बैक्यूरल ये किसका ऐसा यूनिट होता है जल्दी से बताना। तो और चलो यही बता दो बस, ठीक है। तो खैर ज़मींदारी को डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम कहाँ पे लाया गया? यहाँ पे लाया गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो यहाँ पे लाया गया आपका ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम लेके आया गया 1793 यानी 1793 में, इन द ईयर 1793। और ये जो ज़मींदारी सिस्टम है इसको लेके कौन आया? इसको लेके आए कॉर्नवालिस, जिनको कि हम फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं। मॉडर्न जो पुलिसिंग सिस्टम है वो भी कॉर्नवालिस ने ही दिया था, जो आज हम पुलिसिंग सिस्टम देखते हैं, दरोगा वाला सारी चीज़ें, ठीक है। 1793 में इसमें क्या था? ज़मींदार अपॉइंट किए गए थे, उनको हेरिडिटरी राइट दिए गए थे कि आप ज़मींदार हो, पैसा कलेक्ट करके लाओ, हम पे डिपॉजिट करो सनसेट से पहले पहले, और आपके बच्चे को वो सारे राइट भी मिल जाएंगे आपके बाद। देन यहाँ पे आया था आपका मद्रास वाले रीजन में आया था आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत का मतलब होता है पेजेंट, रैयत का मतलब होता है पेजेंट, किसान। इसको लाया गया था 1820 में। कौन लाया था?
इसको मुनरो और रीड लाए थे। डायरेक्टली पेजेंट को बोला गया था कि आप पूरा अपना सबमिट करेंगे, हमारे पास जितना भी आएगा रेवेन्यू आप डायरेक्टली हम आपसे लेंगे। और ये जो था यही आपका रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड था। आर से रैयतवाड़ी और आर से रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। और बेक्यूरल की अगर बात करेंगे तो ये रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मता की जो है एसआई यूनिट होती है रेडियो एक्टिविटी की। बैकोरल, हेनरी बैकोरल नाम थे, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले चालू किया था। इसी पे फर्दर काम किया था मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पीर क्यूरी ने, जिसको लेके तीनों लोगों को एक साथ नोबेल प्राइज़ मिला था 1903 में। एंड मैडम क्यूरी बिकेम द फर्स्ट विमेन टू रिसीव द नोबेल। पहले इन जनरल पहले कौन थे जिनको नोबेल मिला? वो थे एक्सरे की डिस्कवरी करने वाले रॉन्टजन, विलियम रॉन्टजन, जिनको कि एक्सरे की डिस्कवरी के लिए मिला 1901 में। अब आ जाते हैं रैयतवाड़ी के बाद महालवाड़ी, जिसको कि ये पंजाब और NWFP वाले रीजन में लाया गया। ये 1822 में लाया गया था महालवाड़ी, ठीक है। महाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेज। 1822 में लाया गया था और इसको कौन लेके आया था? इसको होल्ट मैकेंजी लेके आए थे इसको। और अगर ये ऑप्शन में नहीं होंगे तो विलियम बेंटिक ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। वही विलियम बेंटिक जिन्होंने 1829 में सती प्रथा खत्म करी थी, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ये। पनवाड़ी वाला सिस्टम तुम जानते हो। विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर स्पाइनी स्किन एंड हैव अ पेक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड? हेमिकोडेटा, एस्टिलमेंथिस, एचिनोडर्मेटा या फिर मोलस्का? पूरा फाइल ये क्या है? ये एनिमल किंगडम से आपका सवाल है। एनिमल किंगडम में सबसे पहले तो आपको बेसिक चीज़ ये याद होनी चाहिए, कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, उसकी बॉडी सिमेट्री किसकी कैसी है, यानी वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्रिकल है, फिर ए सिमेट्रिकल है, वो सीलोमेट है कि नहीं है, तो मैंने क्या बताया, ट्रिप्लोब्लास्टिक है डिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है कि नहीं है, बॉडी सिमेट्री कैसी है और सेगमेंटेड है कि नहीं। तो ये चार चीज़ें तो सबसे पहले आपको कैसे याद कर लेनी है? ऑर्डर में कैसे याद करते हैं? ऑर्डर में याद करते हैं ऐसे कि भाई एक पोको सिटी थी, उसमें एक अन्ना जी थे हमारे, ठीक है। उसमें नहीं, उसमें जो है पोको सिटी में क्या हो रहा था? पोको सिटी में क्या हमने कैसे याद किया था? मैंने आपको बताया था पोको सिटी में तोड़ा जा रहा है, ठीक है, ऐसे बताया था मैंने आपको, ठीक है। वैसे तो मैं लिख दूं, लेकिन मुझे बताया कैसे था वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पोको सिटी में किसको तोड़ा जा रहा है? प्लेटों को तोड़ा जा रहा है, ठीक है, प्लेटों को तोड़ा जा रहा है। तो प्लेटी हेलमिंथिस क्यों तोड़ा जा रहा है? कौन तोड़ रहा है? अन्ना तोड़ रहे हैं, ठीक है, अन्ना तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, ऑर्थोपोडा, ठीक है। अन्ना हमारे गोलू मोलू से हैं, मोलुस्का, ठीक है, मोलुस्का हो जाएगा, ठीक है। और उनको ज़्यादा चिनचिनाहट होती रहती है, पता नहीं आजकल क्यों, हर चीज़ में चिनचिनाहट होती है। तो एचिनोडर्मेटा और कोर डेटा, ठीक है। तो इसलिए वो चोरी कर रहे हैं, चोर डेटा की चोरी कर रहे हैं वो आजकल, ठीक है। तो इस तरह से याद किया था हम लोगों ने पूरा ऑर्डर को। याद आ रहा है सबको? ये पहले तो आपको ऑर्डर ही याद होना चाहिए। अब मुझे पता है इसमें देखना तुम 100 लोग भाग जाएंगे जब मैं बताऊँगा, ठीक है। अब जो है वो सब लोग भाग जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से हम लोगों ने पढ़ी थी। सर हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक मैंने इसको मैंने प्लेटें तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लेटी एलमिंथिस ऊपर होगा, ठीक है। हम लोगों ने इस तरह से याद किया था, प्लेटें तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लेटें तोड़ रहे हैं तो प्लेटी एलमिंथिस ऊपर आएगा, निमैटोडा नीचे आएगा, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथिस ऊपर आएगा, प्लेटी हेलमिंथिस यहाँ पे होगा और यहाँ पे निमैटोडा। देखो ये कोई ऑर्डर, ऐसा कोई ऑर्डर होता नहीं है, हम इसको बस याद रखते हैं सो दैट हमें चीज़ें याद रहें। क्या क्या? पोको सिटी होते हैं डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि इनमें 2 जर्म सेल्स होते हैं, 2 जर्म लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। एंडो अंदर वाली, एक्टो बाहर वाली, और बाकी सारे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी इनमें 3 होती हैं, अंदर वाली एंडो, बाहर वाली एक्टो और बीच वाली मीजोडर्म भी होती है ये, इतनी चीज़। फिर ये है कि हम सीलोमेट की बात करते हैं, तो पोको सिटी से लेके प्लेटी हेलमिंथिस तक ये असीलोमेट होते हैं। असीलोमेट का मतलब होता है इनमें सीलोम नहीं होता है, ट्रू सीलोम। और एनेलिडा से लेके ऑर्थ्रोपोडा तक ये सब होते हैं सीलोमेट, क्योंकि इनमें सीलोम होता है। सीलोम क्या होता है? एक कैविटी होती, खोखला। सर निमैटोडा थी तो बेचारा बीच में रह गया, इसका तो कुछ पता ही नहीं।
इसमें ये इसको बोलते हैं सीउडोसिलोमेट। सीउडोसिलोमेट का मतलब ये होता है कि इसमें फॉल्स सिलोमेट होता है, लगता तो है लेकिन होता नहीं है वो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। सीड तो डिप्लोब्लास्टिक हो गया, डिप्लोब्लास्टिक वाला हो गया, कितनी ले रहे हैं, सीलोम है कि नहीं है। फिर और मैंने क्या बताई थी, सिमेट्री कैसी है बॉडी की, है ना, यही तो ये तो पता है ना सभी को। पो का मतलब पोरीफेरा है, सी का इसका मतलब सीलेंट्रेट है, इसका मतलब टीनोफोरा है, और इसी को निडेरिया बोलते हैं। बाकी तो सब मैंने पूरे लिखी दिए हैं। फिर बॉडी की सिमेट्री कैसी है, तो बॉडी की सिमेट्री पहले इन लोगों की तो एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब है कौनों बॉडी की सिमेट्री ही नहीं देखने मिल रही है, ठीक है। देन जो एचिनोडर्मेटा है, ठीक है, देखो इसमें तो कोई सिमेट्री नहीं है। देन ये जो सीलेंट्रेट निडेरिया है, और इसके बाद जो एचिनोडर्मेटा है, इसमें सिर्फ हमें देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री, समझे आप। यानी कि पोरीफेरा में तो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, मोस्टली ज़्यादा सब सिलेंट्रेट मतलब एसिमेट्रिकल होते हैं, नहीं कोई मतलब हमें सिमेट्री देखने को मिलती नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जब थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, यानी कि टीनोफोरा वगैरह में, तो यहाँ पे हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, यानी कि हर लाइन के लॉन्ग सिमेट्री है। और सेम गोज एचिनोडर्मेटा के साथ। बाकी सारे कैसे होते हैं, बाकी सारे एचिनोडर्मेटा को छोड़ दीजिए और पोको सिटी को छोड़ दीजिए, तो सारे बाइलेटरल सिमेट्री के होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और अगर बात कर लें बॉडी सेगमेंटेशन की, तो बॉडी सेगमेंटेशन सिर्फ एनालिडा और सिर्फ ऑर्थोपोडा में होता है। एनालिडा में शुरू होता है, ऑर्थोपोडा में ख़त्म हो जाता है। बॉडी सेगमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, और कोर डेटा में भी बॉडी सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। बॉडी सेगमेंटेशन आपको ध्यान रखना है। और आखिरी चीज़ क्या है, आखिरी चीज़ है, चलो वो बाद में बता दूंगा, नोटोकॉर्ड वाली है, अभी बाद में बता दूंगा, ठीक है। ये चीज़ हमें पहले, सबसे पहले तो यही क्लियर होना चाहिए। इससे क्या है कि ऑर्डर में याद करके हम बहुत सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमसे कोई पूछ ले कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कौन डिप्लोब्लास्टिक, कौन सीलोमेट है, कौन असीलोमेट है, किसकी कैसी सिमेट्री है, हमें याद हो गया अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट। अब जो एस्चेलमेंथिस हैं, जो सीडोसिलोमेट थे, इनको ही हम निमैटोडा बोलते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना आप, ठीक है। इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। और इन्हीं को ही राउंड वर्म्स के नाम से जानते हैं। राउंड वर्म बोलते हैं, पिन वर्म बोलते हैं, इन्हीं को ही हम बोलते हैं राउंड वर्म या फिर पिन वर्म्स। क्लियर है। तो जो हमारे पेट के कीड़े होते हैं, जिनको फाइलेरियल वर्म्स बोलते हैं, फाइलेरिया कॉजिंग जो हमारे कीड़े होते हैं, वो भी आपके इसी फाइलम से ही बिलोंग करते हैं। एचिनोडर्मेटा जिनकी रेडियल सिमेट्री होती है, इनकी बॉडी में चिनचिनाहट बड़ी होती है, यानी ये स्पाइनी स्किन के होते हैं ना, कांटे होते हैं इनकी स्किन पे। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऐसे ही मैंने आपको याद करवाया। एचिनोडर्मेटा के एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, तो जो हमारी स्टार फिश होती है वो फिश नहीं होती है, वो एचिनोडर्मेटा होता है। सी अर्चिन्स ये होते हैं हमारे एचिनोडर्मेटा। सी ककम्बर यानी समुद्र के खीरे, ठीक है, सी ककम्बर ये होते हैं हमारे एचिनोडर्मेटा फाइलम से। मोलुस्का, गोलू मोलू से जो लोग होते हैं वो मोलुस्का से होते हैं। जैसे गोलू मोलू क्या होता है हमारा, ऑक्टोपस होता है, छुओगे तो एकदम गुदगुदी सी मछली, कितना गोलू मोलू सा होता है। स्नेल हो गया हमारा, ऑयस्टर हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं मोलुस्का, जो कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है ये बता देंगे। चोर डेटा कौन है ये, तो कोर डेटा का भाई है, कोर डेटा का सब फाइलम है। कोर डेटा में ही सिर्फ हमें क्या देखने को मिलता है, नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर को ही नोटोकॉर्ड बोलते हैं। हम ह्यूमंस भी इसी में आते हैं, ह्यूमंस, पक्षी, रेप्टाइल्स, फिशेस, ठीक है, सब मैमल हो गए, यानी हम मैमल हैं, पक्षी हो गए, रेप्टाइल यानी सरीसृप हो गए, और आपके एम्फीबियंस हो गए। ये सारे लोग कोर डेटा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि सब में नोटोकॉर्ड होता है, इसीलिए इन सब को वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। जॉलेस वर्टिब्रेट्स को क्या बोलते हैं, जिनमें जबड़ा नहीं होता, जॉलेस वर्टिब्रेट्स को ये बिलोंग करते हैं, इनको बोलते हैं साइक्लोस्टोमा, ठीक है, साइक्लोस्टोमा। क्लियर इतनी चीज़। और लार्जेस्ट फाइलम होता है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें तो इसमें बाइलेटरल सिमेट्री तो होती है, और सीलोमेट होता है, ट्रिपल प्लास्टिक होता है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन इसके अलावा जॉइंटेड अपेंडेज यानी जॉइंटेड लेग होते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया 17th वाला, कोई नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ 17th, कोई नहीं। तो जॉइंटेड इसमें क्या होते हैं, अपेंडेजेस यानी जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसका आउटर स्केलेटन चिटिन का बना होता है, जिसकी फंगस की सेल वॉल भी इसी की बनी होती है। एनालिडा का सबसे बड़ा जो क्लास होता है वो इंसेक्टा क्लास होता है एनालिडा में।
स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाई, तो जो नींद की बीमारी है वो किसकी वजह से होती है? ट्रिपैनोसोमा की वजह से होती है। अरे 100 स्टूडेंट तो कम ही नहीं हुए यार, हैं? 100 स्टूडेंट तो कम ही नहीं हुए, ऐसा क्यों? सर कल आप मुझे दिखे थे कानपुर में अपनी वाइफ के साथ। अच्छा, कानपुर वाली बात तो सही थी। वाइफ के साथ बेटा पहले शादी तो होने, तो वाइफ तुम पहले ही बना दी है, क्यों? नींद की बीमारी किसकी वजह से होती है? जो तुमको है, जो इस लड़के ने भी कमेंट लिखा ना, उसको स्लीपिंग सिकनेस का प्रॉब्लम है। तो बताओ इसको किस की वजह से, किस प्रोटोजोआ की वजह से ये प्रॉब्लम है? ट्रिपैनोसोमा, लेशमैनिया, प्लाज्मोडियम या फिर पैरामीशियम? सारे प्रोटोजोआ हैं। पैरामीशियम चप्पल शेप का प्रोटोजोआ होता है, स्लीपर शेप का ऐसा होता ही है। और इसमें अपेंडेजेस क्या होता है? अपेंडेजेस क्या होता है? अपेंडेजेस वो होता है जो चलने में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। जैसे कि बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरियल जो फ्लैगला होता है वो उसका अपेंडेज होता है। और ये कितने पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, इसकी पूरी बॉडी को? स्लीपिंग सिकनेस, सो जा नहीं तो गोगो आ जाएगा, ट्रिपैनोसोमा। और इसमें कौन सा कैरियर कौन होता है? ये तो प्रोटोजोआ हो गया। कैरियर होता है इसमें सो जा से, ठीक है, से फ्लाइज होती हैं इसमें। लेशमैनिया, ये क्या कॉज करती हैं? ये काला आजार कॉज करती हैं। काला आजार में क्या होता है? एनलार्ज स्पीन हो जाता है, बड़ा सा पेट निकल आता है छोटे बच्चों का। और अब मुझे याद आ रहा है, मैंने पूछा था कि प्रोटीन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? छोटे बच्चों में होती है ये क्वाशियोरकर, ध्यान रखना है। मेरास्मस भी होती है, लेकिन वो बाकी सारे न्यूट्रिएंट, ओवरऑल सारे न्यूट्रिएंट्स की जब डेफिशिएंसी होती है, कार्ब्स, फैट्स, इन सब की, तब होता है मेरास्मस। प्रोटीन के डेफिशिएंसी से क्वाशियोरकर। फ्लैगला के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक तो बेजल बॉडी, ठीक है, इसको बेजल बॉडी बोलते हैं। ये हुक होता है और ये फिलामेंट होता है। और बेजल बॉडी को कभी कभी मोटर भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो काला आजार हो गया। और इसमें कैरियर कौन होता है? कौन सी फ्लाई कैरियर होती हैं? तो सिर्फ सैंड फ्लाई होती हैं, वो कैरियर होती हैं इसमें। प्लाज्मोडियम की वजह से होता है मलेरिया। और मलेरिया को कौन सा कैरियर होता है? कौन सी इसके मस्कीटो होते हैं? और मलेरिया डे हम कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और इसके लिए जो हमारा क्विनाइन नाम का पेड़ होता है, जो कि एक एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, उसकी छाल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? सिंचोना नाम का पेड़ होता है जिसकी छाल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सिंचोना से ही बनाया जाता है क्यूनाइन नाम की दवा, जिसे मलेरिया को ट्रीट किया जाता है। 25 अप्रैल को मलेरिया डे होता है, मलाला डे नहीं, मलेरिया डे। और मलेरिया की अगर बात करेंगे तो इसका कैरियर होता है फीमेल एनोफलीज मस्कीटो। एडीज एजिप्टी किसका होता है? एडीज एजिप्टी होता है डेंगू और चिकनगनिया। बट डेंगू वायरस की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से नहीं होता है, ठीक। कुछ पूछा था क्या? नहीं। एन इलेक्ट्रिक वायर, अरे तो फिर से रिपीट हो गया ये। आई थिंक 2 क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुए हैं आज। कोई नहीं, एक क्वेश्चन मैं फिर से यहाँ पे रख लूँगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? निम्नलिखित में से कौन किस पौधे के पास यूनिसेक्सुअल होते हैं फ्लावर्स? और जरा ये बताइए, जो प्लाज्मोडियम होता है इसमें कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? शायद आप में से काफ़ी लोगों ने बता भी दिया होगा मेरे पूछने से पहले ही, क्योंकि आप लोगों को पता है जब मैं पढ़ाता हूँ तो ज़रूर पूछता हूँ। इसमें होता है मल्टीपल फिजन, ठीक है, मल्टीपल फिजन होता है इसमें। अमीबा में क्या होता है? अमीबा हो गया, लेशमैनिया हो गया, इनमें बाइनरी फिजन होता है। अच्छा लगे हाथ फिर बता ही दो। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? प्लेनेरिया में क्या होता है? प्लेनेरिया किस फाइलम से बिलोंग करता है? जो स्पाइरोगैरा होता है, जो एक तरह का एल्गे होता है। एल्गे मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में आई थिंक पूछा था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, अभी चलो बता दूंगा। स्पाइरोगैरा जो कि एक ग्रीन एल्गे होता है, उसमें कौन सा फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बस चलो। तो हाइड्रा में होता है बडिंग, जिसको हिंदी में मुकुलन बोलते हैं। एक बड निकल आती है और वो ग्रो कर जाती है, हाइड्रा में होता है ये। प्लेनेरिया में होता है आपका रीजनरेट करने का पावर रखता है, ये रीजनरेशन होता है। प्लेनेरिया बिलोंग करता है किससे? प्लैटी हेलमिंथिस से। जैसे एचिनोडर्मेटा बताया ना, एचिनो क्या होता है? चिंचिनाहट हो रही है, चिंचिनाहट हो रही है मतलब स्पाइनी स्किन्ड है। जो प्लैटी हेलमिंथिस हैं, प्लैटी हेलमिंथिस, ये प्लैटी लेटी हुई बॉडी है इनकी, यानी ये फ्लैट वर्म्स कहलाते हैं, फ्लैट बॉडी है। निमैटोडा वालों की सिलेंड्रिकल, एचिनो वालों की स्पाइनी स्किन्ड है, और इनकी फ्लैट बॉडी है, ये भी बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। तो प्लेनेरिया हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, ये प्लैटी हेलमिंथिस के एग्जाम्पल्स होते हैं। लिवर फ्लूक और प्लेनेरिया वगैरह सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। स्पाइरोगैरा जो कि एक तरह का ग्रीन एल्गे है, इसमें होता है फ्रैगमेंटेशन, इसमें होता है फ्रैगमेंटेशन। मैंने एग्जाम्पल्स पूछा था, एक रेड एल्गे का, एक ग्रीन एल्गे का। तो चलो ये हो गया ग्रीन एल्गे। और क्या हो जाएंगे? क्लैमिडोमोनास, ये क्या है? एक ग्रीन एल्गे है। क्लैडोफोरा क्या है? ग्रीन एल्गे है। आपका जो क्लोरेला है, विच इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन,
वो भी क्या है, ग्रीन एल्गे है। रेड एल्गे की अगर हम बात करें, ग्रीन एल्गे को हम बोलते हैं क्लोरोफाइके, रेड एल्गे को बोलते हैं रोडोफाइके। और ये जो अगर जली होती है, अगर जली रेड कलर की, वो रेड एल्गे का एग्जाम्पल होता है। और ब्राउन एल्गे की अगर बात करेंगे तो इसमें ब्राउन एल्गे में सैरगैसम हो जाएगी, इसमें लैमिनेरिया हो जाएगा, इसमें केल्प हो जाएगा, सब कुछ लिखा है आपके पास, ठीक है। इसको हम जानते हैं फाइयोफाइके के नाम से, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, फाइयोफाइके। एल्गे का जो रूट होता है उसको कौन होल्ड करके रखता है, ये बताइए कमेंट में। एंड जो क्या बोलते हैं उसको, ब्लू ग्रीन एल्गे, बीजी एल्गे, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे, बीजी एल्गे। बीजी एल्गे के एग्जाम्पल क्या होते हैं, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल कोट करिए जरा बीजी एल्गे का, ठीक है। और यहाँ पे मतलब वो सी से, चलो मैं बता ही देता हूँ, साइनोबैक्टीरिया। इसमें साइनोबैक्टीरिया में किस तरह की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। जितने भी सारे हमारे होते हैं प्रोकैरियोट, मतलब बैक्टीरिया, वो सारे प्रोकैरियोटिक हुए होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल नहीं होते। कौन सा सेल का पार्ट होता है जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में कॉमन होता है, ये आपको बताना है। और क्या पूछे थे मैं आपसे, बीजी एल्गे, नॉस्टॉक, कुछ तो पूछे थे, खुद ही भूल गए, भूला देखना पड़ेगा कमेंट को। सरगैसम, अनाबेना, बिल्कुल सही है। अनाबेना किसे, निमिषा ने बताया, बहुत अच्छे। अनाबेना, अनाबेना भी एक हमारा बीजी एल्गे है। और होल्ड फास्ट, यस, ये मैंने पूछा था, अनुष्का सिंह ने सही बताया, होल्ड फास्ट। ये मैंने पूछा था आपसे कि उसको रूट को क्या बोलते हैं, तो उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। और कुछ सर, आपको सब याद कैसे रहता है, चलो सर नोट्स मार्केट में कब आएगा, नहीं आएगा नोट्स, ठीक है। हाँ, राइबोसोम कॉमन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कॉमन होता है सर, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है प्रोकैरियोट में, तो राइबोसोम कॉमन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा समझ गया मैं, तुम कंफ्यूज कर गए। माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का खुद का डीएनए राइबोसोम होता है, ये मैंने बताया था। बाकी प्रो और यू में कॉमन होता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ये सब कॉमन होता है। क्लियर इतनी चीज़, आगे बढ़ें। तो आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम, आज का आखिरी क्वेश्चन, और कुछ तो नहीं छूट रहा है। और कमेंट में बता दो किस फाइलम को, प्लांट किंगडम के तहत आने वाले किस फाइलम को एल्गे के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है या तो उसके पास मेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा या फीमेल वाला होगा। जो पेड़ होता है, पेड़ में जो फूल होता है वो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फूल, फ्लावर। अब इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास किसी पेड़ के जो फूल होते हैं उसके पास मेल और फीमेल दोनों होता है, तो उनको हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल या फिर मोनोइशियस। ये मैं बता चुका हूँ कई बार, बट फिर भी कुछ लोगों ने इस बार सीजीएल में आया है टीयर 1 में क्वेश्चन गलत किया है, कि मुझे एक दो स्टूडेंट ने व्हाट्सएप भेजा था, सर मोनो का मतलब तो 1 होता है, मोनो का मतलब तो 1 होता है, लेकिन मोनोइशियस जो मैंने आपको बता रखा है, मोनोइशियस होता है बाईसेक्सुअल की ही बात करता है। ये बाईसेक्सुअल मतलब जिनके पास दोनों होता है, मेल और फीमेल। क्या होता है मेल फीमेल, तो मेल पार्ट होता है आपका ये चीज़ क्या है, ये आपका है फिलामेंट, जो डंडी है, डंडी में ये जो है बड़ा सा, इसको बोलते हैं एंथर, एंथर बोलते हैं। और एंथर के अंदर ये जो ऐसे येलो पार्ट हैं जो गोल गोल हैं, इनको पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। फिर ये जाएंगे इसके पास, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन या फिर परागण बोलते हैं। हवा के थ्रू हो रहा है तो एनिमोफिली, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो एंटीमोफिली, और पानी के थ्रू जा रहे हैं तो हाइड्रोफिली। तो जाएंगे वहाँ पे और स्टिग्मा में जाके चपक जाएंगे, जो कि एक स्टिकी पार्ट होता है, लगा होता है स्टाइल में, बड़े स्टाइल से खड़ा होता है। फिर स्टाइल कौन मारती हैं, लड़कियां मारती हैं, तो ये फीमेल पार्ट की हम बात कर रहे हैं। और ओवरी है यहाँ पे, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिलकर बना देती हैं पिस्टल। लड़कियां पिस्टल रख रखे हैं किसके खिलाफ, मेन के खिलाफ। तो भाई ये मेल पार्ट होता है, नाम में ही मेन है, और इससे ज़्यादा बड़ा हिंट क्या चाहिए। और ये पिस्टल, लड़कियों ने पिस्टल रख रखी है, ठीक है, स्टाइल से खड़ी होती हैं लड़कियाँ। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब ये जब पॉलन ग्रेन्स जाएंगे, स्टिक होंगे, तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब इस तरह से, सॉरी पॉलन ट्यूब यहाँ पे बनेगी। फैलोपियन ट्यूब तो ह्यूमंस में बनती है। तो पॉलन ट्यूब जब बनेगी तो किसी ये इसको कनेक्ट किया जाएगा पॉलन ग्रेन को किसी ओव्यूल के साथ। ये जो ऐसे छोटे छोटे लगे हैं ओवरी के अंदर, इनको ओव्यूल बोलते हैं। दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, यानी मेल फीमेल। मेल मतलब कि आपका हो गया पॉलन ग्रेन, और फीमेल का हो गया मतलब ओव्यूल। दोनों मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, और उससे बीज बनेगा, सीड बनेगी। और ये जो पूरा है ओवरी, ये फ्रूट बन जाएगा, जिसको कि हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी बन जाता है फ्रूट, और जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स, ये बन जाते हैं सीड। इज दैट क्लियर। अब जैसे कि ये मैंने आपको पेड़ दिखाया, ये फूल दिखाया, गुड़हल का फूल था। गुड़हल मतलब हिबिस्कस बोलते हैं इसको।
तो ये कैसा था, दोनों था इसमें, तो ये बाइसेक्सुअल होगा, मोनाइशियस होगा। पूछ रहा है यूनिसेक्सुअल कौन सा है, तो पपाया है ये। मस्टर्ड हो गया जो कि राबी के हमारा है, सनफ्लावर हो गया, ठीक है, आपका लिली हो गया, रोज़ हो गया, ये सारे जो फूल वगैरह होते हैं ना, ये सारे बाइसेक्सुअल या फिर मोनाइशियस होते हैं। पपाया हो गया आपका, और बाकी जो होते हैं आपके वो सब आपके क्या होते हैं, आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उनमें सिर्फ मेल या फिर यूनिस मतलब या तो मेल या फिर सिर्फ फीमेल आपको, सॉरी सिर्फ फीमेल आपको देखने को मिलेगा। हाँ, मेल या फिर सिर्फ फीमेल। पपाया के अलावा जैसे कि कद्दू होता है, कद्दू क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पम्पकिन बोलते हैं ना, पम्पकिन। और क्या हो जाएगा, वो जो क्या होता है वो मोटा सा जिसके अंदर अंदर भरा रहता है लाल लाल, क्या बोलते हैं उसको, तरबूजा, ठीक है, जो हमारे भावी तेजस्वी यादव जी बोल नहीं पा रहे थे, खरबूजा, ठीक है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे, लेकिन तरबूजा जाने क्या बोले जा रहे थे, ठीक है। तो वाटरमेलन हो गया, ठीक है, और ककम्बर हो गया, खीरा हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं। और कुछ तो है इसमें, कुछ तो है दया, जो याद नहीं आ रहा है, कुछ तो है, क्या है वो, जो मुझे बताना तो है लेकिन वो याद नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, तो ये हमारे होते हैं आज के 18 क्वेश्चंस, 20 तो नहीं थे, 18 थे। एक क्वेश्चन, चलो ख़त्म करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। कैसा क्या आपका स्कोर रहा, जल्दी से बताइए, 18 में आपने कितना स्कोर किया। और ये अच्छी बात है कि मतलब वो उतने लोग बने रहते हैं, और क्यों, क्योंकि अब इतने लोग सीरियस वाले बच्चे हैं जो Tier 2 देने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये सीरियस भीड़ है यहाँ पे, और वो सीरियस भीड़ सीरियस होकर कम्पीट कर रही है, होना भी चाहिए। अर्पित बिश्नोई, आई लव यू सर। क्या बात कर रहे हो अर्पित यार, हैं तुम तो इमोशनल कर रहे हो यार हैं, ऐसे लिखोगे तो फिर तो मैं इमोशनल हो जाऊँगा। थैंक यू सर। प्लांट हार्मोन्स, कृष्णा दास बोल रहे हैं प्लांट हार्मोन्स। अब क्योंकि कृष्णा ने बोला इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई इसी जगह और बोल देता है ना, मैं ना पढ़ाता, कोई भी बोल देता, राहुल, अभिषेक, कुछ भी कोई भी बोलता, ना पढ़ाता, मतलब कृष्णा ने बोला इसलिए सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। चलो भाई, तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ प्लांट हार्मोन्स को, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन्स और प्लांट का मूवमेंट हम देख लेते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स में साक्षी खत्री, सेशनों के लिए 2.2 जी के बैच रिवाइज कर रही हूँ, वो इनफ है या फिर वन शॉट भी करना पड़ेगा या फिर कुछ और भी करना पड़ेगा। साक्षी उसी को बार बार रिवाइज करिए, वन शॉट रिवीजन पर्पस से होते हैं। तो जब आपका वो सिलेबस वहाँ से ख़त्म हो जाए, तो रिवीजन जब वहाँ से ख़त्म हो जाए तब आप वन शॉट को देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी मैंडेटरी, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम रहेगा रिवीजन पर्पस से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वो रिवीजन के लिए, ठीक है। चलिए, तो अभी आते हैं इस पे प्लांट हार्मोन पे। तो प्लांट हार्मोन की अगर बात करें, दो तरह के हार्मोन होते हैं। तो ग्रोथ वाले, जैसे कि एक होता है हमारा ऑक्सिन, ये प्लांट हार्मोन होता है। एक होता है जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन होता है। एक होता है साइटोकिनिन, और एक होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड होता है ये। तो चार हमें हार्मोन्स पढ़ने हैं। ऑक्सिन क्या करते, ये तीनों ही अगर हम देखें तो ग्रोथ वाले, ग्रोथ से रिलेटेड हैं। ऑक्सिन क्या होते हैं, टिप्स में प्रेजेंट होते हैं और ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और ये एक तरह का मूवमेंट करवाते हैं। जैसे ऑक्सिन क्या होते हैं, ऐसे टिप में प्रेजेंट होते हैं ऐसे। ऑक्सिन के साथ खासियत ये है कि जैसे लाइट देखते हैं ये, तो भाग जाते हैं दूसरी साइड, यानी लाइट रेजिस्टेंस है। तो जैसे सनलाइट यहाँ पे, तो सारे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। इसकी वजह से कैसा तरह का मूवमेंट मैंने पढ़ाया था आपको। जिब्रेलिन जो होता है ये फ्लावरिंग में हेल्प करता है और जर्मिनेशन में हेल्प करता है ये, ठीक है, जर्मिनेशन में हेल्प करता है। साइटोकिनिन, साइटो मतलब सेल और किनिन मतलब डिवीजन, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है ये, सेल डिवीजन में। एब्सिसिक एसिड की अगर बात करें तो ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को मारता है, ग्रोथ होने नहीं देता है, रोक देता है। और एक और है जो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, उसको हम जानते हैं इथाइलिन के नाम से। इथाइलिन क्या करता है, ये राइपनिंग में हेल्प करता है, फ्रूट राइपनिंग में एज अ हार्मोन भी होता है और गैस की तरह मतलब इसको छिड़का भी जाता है। फिर अगर हम बात करें तो ये सब यहाँ चले जाएंगे, यहाँ ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये झुक जाएगा इसकी तरफ, किसकी तरफ, इस सन की लाइट की तरफ। इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि तरफ झुका है, फोटो यानी लाइट की तरफ झुका है, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोल देंगे। ऐसे ही जैसे हमारे रूट होते हैं, जड़ें होती हैं, जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं, तो इसको हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक बोलते हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ऐसे जड़ें नीचे की तरफ जा रही हैं तो इसको हम पॉजिटिव ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट को क्या बोलते हैं, जियोट्रोपिज्म, ठीक है। तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे,
क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ बुला रही है और रूट्स नीचे की तरफ जा रही हैं, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। शूट जो होती है, शूट वो ऊपर की तरफ भाग रही है पानी के अगेंस्ट, तो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ग्रेविटी के अगेंस्ट तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। क्लियर? ख़त्म होता है अभी हमारा यहाँ पे। और बस इसके नोट्स चलो मैं आज प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। और आज रेलवे का क्लास होगा क्या, हम या ना बता दीजिए। प्रिंस कुमार आज नहीं हो पाएगा क्योंकि यार आज एक दूसरी क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, एक एग्ज़ाम है एयरफोर्स वालों का 18 तारीख से, तो थोड़ा सा उनका आनंद फानन में साइंस का क्लास करवाना रहेगा, इसलिए जो है आज क्लास थोड़ा मुश्किल है। और बुक का काम भी आप लोगों का, बुक को भी जल्दी जल्दी पब्लिश करवा के आप लोगों को देना है, तो इस वजह से आज नहीं हो पाएगा, कल होगा क्लास, ठीक है। कल भी होगा निट्टो, आपने कहा था 3 दिन लास्ट वीक। अरे विकास यार तुम भूले नहीं हो गया? शांत रहना, अभी किसी को याद मत दिलाना। कृष्णा भाई तू थोड़ा सा, क्या भाई कृष्णा के लिए क्या लिख रहे हो ये हैं? यस, अनुष्का सिंह तो आज क्लास में एकदम परफॉर्म कर रही हैं, मतलब बिल्कुल सही। यहाँ पे जो एक कीमोट्रोपिज्म भी होता है, जो अभी यहाँ पे मैंने बताया ना कि ये जो पॉलन ग्रेन जब यहाँ पे आया और उसकी वजह से पॉलन ग्रेन जब इस यहाँ पे पॉलन ट्यूब बना और ये पॉलन ग्रेन पहुँचा ओव्यूल के पास। और आ गई मैडम जी भी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स की तरफ जब ये पॉलन ग्रेन का मूवमेंट हुआ ओव्यूल का, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। क्यों? हाँ अच्छा, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक। भैया हाँ, भैया की दीदी आ चुकी। हेयर बैंड लगा के खेला जा रहा है। चलो खैर, ख़त्म करते हैं लेक्चर को। थिग्मोट्रोफिज्म किसी ने पूछा है। देखो थिग्मोनॉस्टिक, ये सारे जो मैंने आपको बताया, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होते हैं। जो थिग्मोनास्टिक होता है, थिग्मोनास्टिक का मतलब होता है जब किसी प्लांट को हम टच करते हैं तो टच के रिस्पॉन्स में जो वो मूवमेंट करता है उसको हम बोलते हैं थिग्मोनास्टिक। ये ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। पूरी क्लास में मैंने मिस किया, उससे बोलिए भैया। अच्छा भैया बोलने के लिए, अब उसको ज़बरदस्ती थोड़ी मैं बोलूँगा, खेलने में लगी है यहीं पे। वो पता है क्लास जब लेते हैं ना, क्लास लेते हैं तो फिर वो बोलती नहीं, उसको पता है कि किसी लगता है किसी और से बात कर रहे हैं, तो फिर बोलती नहीं, अपना खेलने में लगी हुई शांति से। हार्ड वर्क 1 मिलियन, हाँ 1 मिलियन जल्दी होने वाले अपने। क्या चीज़? एक सेकेंड। अच्छा, कॉपरनिकस वाली थ्योरी, ओके। अरे वो कुछ नहीं, वही होती हीलियोसेंट्रिक थ्योरी उसको बोलते हैं। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कॉपरनिकस ने दी थी, जिसके अकॉर्डिंग सन सेंटर में होता है, ठीक है, सन सेंटर में होता है, और बाकी जो हमारे अर्थ और अदर प्लैनेट हैं उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसी को बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक, मतलब कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ऐसे सारे रोटेट करते हैं। इसी को हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बोलते हैं, कॉपरनिकस ने दिया था। बस यही होता है हीलियोसेंट्रिक, है ना। रख दो उसको, रख दो। ठीक है, थैंक यू सभी को। बाकी ये पीडीएफ आपको केक काटा जाएगा क्या? अर्नव यार केक केक क्या ही काटेंगे, अब तुम आना तो फिर काटेंगे साथ में, है ना। केक तो क्या ही काटेंगे, जब आपका सिलेक्शन होगा ना, जब आप लोग आएंगे तब केक काटेंगे आपके साथ। जीके 2.2 में एनवायरनमेंट के नोट्स, एनवायरनमेंट के नोट्स बने नहीं हैं सोनम यादव जी, है ना। बुक जल्दी आएगी। ठीक है भैया, देख
हाँ वो तोड़ रही है, वो रिमोट उसने फेंक के मारा, रिमोट तोड़ने में लगी। खैर सर मैं 9 नंबर आते हैं। हम्म, गाना सुना दीजिए। अच्छा अरिजीत सिंह समझ रखा है क्या हमको? चलो भाई थैंक यू सभी को। बाकी रिवीजन करते रहें, है ना। हाँ निट्टो का भी और पुरानी चीज़ों का भी। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले सैटरडे को। लेकिन अगले सैटरडे को देखते हैं कि प्लान करते हैं वो जो मैंने आपको बताया था टॉप 50 क्वेश्चन जो टीयर वन ने पूछे गए, या तो रिकॉर्डेड डाल दूंगा या तो सैटरडे को या फिर उससे पहले, देखते हैं जैसा भी होता है ना। चलिए भाई थैंक यू सभी को, धन्यवाद। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। थैंक यू।